उनका क्या होगा, रजिस्टर्ड हेड ऑफिस होगा, सिंपल। लेकिन अगर आप अदर देन पब्लिक कंपनी है तो फिर आप देखें आपकी एक्टिविटी क्या है, सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग या सिर्फ ट्रेडिंग। तो अगर आप मैन्युफैक्चरिंग है तो फिर क्या जनाब, इफ द कंपनी इज प्राइमरीली इंगेज इन मैन्युफैक्चर द प्लेस विद द फैक्ट्री इज सिचुएटेड। हाँ भाई, तो मतलब अगर आप प्राइवेट कंपनी है और क्या परफॉर्म कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग, तो जहां आपकी फैक्ट्री लोकेटेड है। अब बताओ कोलगेट पामोलिव क्या है? कोलगेट पामोलिव कंपनी है ना भाई, पब्लिक कंपनी है। क्या है? फैक्ट्री कहां पर है? कोटरी में। फैक्ट्री कहां पर है? कोटरी में। लेकिन पब्लिक कंपनी है, इसकी सेल्स टैक्सेशन कहां हो रही होगी? जहां इसका रजिस्टर्ड ऑफिस हो। लेकिन अगर आप इसी तरह देख लें बाकी और आपके पास कंपनी मौजूद है यहाँ पर, डॉलेंस मेरे ख्याल से प्राइवेट कंपनी, डॉलेंस जो है वो क्या है? प्राइवेट कंपनी। तो डॉलेंस का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहाँ पर है? हैदराबाद में ही। तो डॉलेंस की विशन कहाँ होगी? उस एरिया में जहाँ पर उसकी फैक्ट्री लोकेटेड है। डॉलेंस प्राइवेट कंपनी है। तो इफ द कंपनी इज प्राइमरीली engage in the manufacture the place where the factory is situated. If the company is primarily engaged in the business other than manufacture, the place where the main business activities are actually carried out. तो फिर अगर आप ट्रेड करते हैं तो जहाँ से आपकी ट्रेड, जहाँ पर आपका आउटलेट है, जहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, जहाँ से आप ट्रेड परफॉर्म कर रहे हैं, तो आपको वहाँ क्या करना है, जहाँ पर आपकी बिजनेस एक्टिविटी चल रही है आपको वहाँ रजिस्टर्ड होना है, जहाँ से सेलिंग हो रही है। उसके बाद इन केस ऑफ अ पर्सन नॉट इनकॉर्पोरेट। अब पहली दो बातें, एक बात किसके लिए हुई? कंपनी के लिए, पब्लिक कंपनी वहां रजिस्टर्ड हो जहां उसका रजिस्टर्ड ऑफिस हो। अदर देन पब्लिक कंपनी मैन्युफैक्चरिंग, वहां रजिस्टर्ड हो जहां पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा हुआ हो। और अगर ट्रेडिंग है तो जहां बिजनेस ऑपरेट कर रहा है वहां। तो इन केस ऑफ अ पर्सन नॉट इनकॉर्पोरेट, और अगर आप कंपनी है ही नहीं, यानी आप कौन है, इंडिविजुअल या एओपी, तो फिर जुरिसडिक्शन वेयर द बिजनेस इज एक्चुअली कैरीड आउट। तो जहां पर आपका बिजनेस काम कर रहा है, जहां से बिजनेस आपका ऑपरेट कर रहा है, वहां आप क्या करें, भले आप क्या कर रहे हो इस केस में, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, इनके लिए बहस ही नहीं है। इनको रजिस्टर्ड वही होना है जहां से इनका बिजनेस चल रहा है। तो अगर आप कोई फैक्ट्री चला रहे हैं, अगर आप कोई फैक्ट्री चला रहे हैं बतौर इंडिविजुअल और आप कॉर्टिक रजिस्ट्री की डेफिनेशन फॉल नहीं करते, तो जहां आपकी फैक्ट्री है, जहां से आपका बिजनेस ऑपरेट कर रहा है, वहीं से क्या होना पड़ेगा, आपको रजिस्टर होना पड़ेगा। उसके बाद जनाब, in case of a person not incorporated having single manufacturing unit and whose business premises and manufacturing unit are located in different areas, the jurisdiction where the manufacturing unit is located. तो अगर आप इनकॉर्पोरेट पर्सन नहीं है, यानी आप इंडिविजुअल या एओपी हैं और आपके पास फैक्ट्री अलग है, लेकिन आप फैक्ट्री के अलावा आउटलेट भी चलाते हैं, यानी आप डायरेक्ट फैक्ट्री से सामान नहीं बेचते, आप मतलब मुख्तलिफ जगह पे या तो आपके अपने आउटलेट्स हैं या फिर आप की मतलब डीलिंग वाली लोकेशन क्या अलग है, सेम जगह पे डीलिंग नहीं करते, तो फिर रजिस्टर्ड कहाँ होना होगा, जहाँ पर आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट क्या लोकेटेड है, ताकि स्टॉक वगैरह की वेरिफिकेशन वहीं पे हो सके जहाँ पे आप गुड्स क्या कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। द एफबीआर में ट्रांसफर रजिस्ट्रेशन ऑफ एनी रजिस्टर्ड पर्सन टू अ जुरिसडिक्शन वेयर अ प्लेस ऑफ बिजनेस और रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इज लोकेटेड। तो बात दफा क्या होता है कि आप प्लेस चेंज करते हैं। अब अगर आप जगह चेंज करते हैं, फैक्ट्री लोग कराची से कहाँ ले गए, पंजाब ले गए, तो जब लोग क्या करते हैं, लोकेशन चेंज करते हैं, लोकेशन चेंज होने से क्या होता है बेटा, जुरिसडिक्शन चेंज होती है। जुरिसडिक्शन चेंज होने से क्या होगा, आपकी रजिस्ट्रेशन एक आरटीओ से दूसरे आरटीओ में ट्रांसफर हो जाएगी, सिंपल सी बात है। उसके बाद अटैचमेंट्स टू द एप्लीकेशन, ठीक है जनाब। अटैचमेंट का मतलब यहाँ पर क्या है, अटैचमेंट दो किस्म की, एक तो अटैचमेंट का मतलब कुछ और है टैक्स में, आपका बैंक अकाउंट अटैच कर लिया, तो आपका बैंक अकाउंट अटैच कर लिया, इसका क्या मतलब हुआ, बैंक अकाउंट अटैच कर लिया, इसका क्या मतलब, आपका बैंक अकाउंट अटैच कर लिया, इसका क्या मतलब है, इसका यही मतलब है ना बेटा कि आपके अकाउंट से जो टैक्स बनता था क्या कर लिया, निकाल लिया, किसने, एफबीआर।
इससे पहले अटैचमेंट का लफ्ज़ नहीं पढ़ा आपने? आपकी याददाश्त देखनी है मैंने बेटा। इससे पहले हमने अटैचमेंट का लफ्ज़ नहीं पढ़ा, सेल टैक्स पढ़ते वक्त नहीं पढ़ा, एग्जाम्पल के तौर पर नहीं पढ़ा कि अगर सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट इनकम टैक्स रिकवरी के लिए आपकी इन्वेंट्री को अटैच करता है, यानी कि बेचकर अपने पैसे रिकवर करता है, तो वो भी मैन्युफैक्चर की डेफिनेशन में क्या है, शामिल है, और वो सेल टैक्स क्या करेगा, चार्ज करेगा। ये बात कभी सुनी है, पढ़ी है, दिमाग में है या भूल चुकी? तो अटैचमेंट ऑफ अकाउंट ये अलग बात है, अटैचमेंट ऑफ इन्वेंट्री अलग चीज़ है। लेकिन यहाँ अटैचमेंट का मतलब क्या है, यहाँ एप्लीकेशन के साथ क्या क्या चीज़ें लगाई जाएंगी। जैसे फॉर्म भरते हो ना ICAP का, 2 तस्वीरें लगा दो, एक चालान लगा दो, कॉपी लगा दो, जो भी है इस तरीके से। द एप्लीकेंट हैविंग NTN यूजिंग हिज लॉगिन क्रेडेंशियल अपलोड द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। इन सारा काम ऑनलाइन चल रहा है, यानी आप ऑनलाइन अप्लाई करो किस चीज़ के लिए, सेल्स रजिस्ट्रेशन के लिए, और आप ये चीज़ें क्या करो, अपलोड करो वहाँ पर। बैंक अकाउंट सर्टिफिकेट इशूड बाय द बैंक इन द नेम ऑफ बिजनेस, रजिस्ट्रेशन और कंज्यूमर नंबर विद गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी सप्लायर, particulars of all branches in case of multiple branches at various locations, GPS tagged photographs of the business premises। हाँ ना, बिजनेस प्रीमिस का GPS टैग मतलब यानी कि आप गूगल मैप पर टैग करें अपने लुक फैक्ट्री को कि भाई मेरी फैक्ट्री जोग्राफिकली यहाँ एग्जिस्ट करे। तो GPS टैग क्या करना पड़ेगा, फोटोग्राफ लगाने पड़ेंगे आप। अब मसला क्या है, देखो क्यों है ऐसा, अब तुम्हारे दिमाग में सवाल आ जाएगा बहुत सारा, ये है तो फजूल इजाफी बात हो जाएगी मतलब, लेकिन चलो फिर भी सुन लो। इजाफी क्या मतलब, यानी कि फिलवक्त इजाफी, ऐसे काम की बात। एक बंदा FBR के साथ मजाक करता है कि भाई मुझे गुड्स इंपोर्ट करनी है बाहर से, मुझे प्लांट एंड मशीनरी इंपोर्ट करनी है, समझे बात को? तो FBR क्या बोलेगा, तुम कौन हो, कमर्शियल इंपोर्टर? बोलेगा नहीं, मैं तो अपनी फैक्ट्री लगा रहा हूँ। तो अब फैक्ट्री तो है ही नहीं, वो फैक्ट्री के लिए तो जगह दिखाएगा भाई ये फैक्ट्री है, लेकिन जाहिर सी बात है आप मुझे प्लांट एंड मशीनरी इंपोर्ट करने दोगे तो मैं इंपोर्ट करूँगा। तो GPS टैग तो करे ना भाई कि हाँ ये मेरी फैक्ट्री लोकेशन है, ये मेरी फैक्ट्री है। कल को हम जब आए फैक्ट्री देखने के लिए, पता नहीं ना मशीन है ना फैक्ट्री है, तो उसने इंपोर्ट स्टेज पर 20% पे करने के बजाय 17% पे कर दिया और वो कमर्शियल इंपोर्टर निकली। तो ये रिक्वायरमेंट बीपीओ से गायब कर दी गई थी। अब ये दोबारा 3 साल बाद क्या रिक्वायरमेंट क्या है, वापस आई है। उसके बाद जनाब, वेयर एप्लीकेंट हैज अनसोल्ड और अनयूज्ड स्टॉक ऑफ टैक्स पेड इनपुट्स ऑन विच ही डिजायर्स टू क्लेम द बेनिफिट अंडर सेक्शन 59, he shall declare such stock in the statement with application for registration। यानी वही, अगर आपने इन्वेंट्री परचेज की हुई है खुद रजिस्टर्ड होने से पहले, जिसकी रजिस्ट्रेशन के वक्त मुद्दत 30 दिन होनी चाहिए, और इंपोर्ट वाले केस में 90 दिन होने चाहिए, कि आप इन्वेंट्री खरीदते के 30 दिन के अंदर और इंपोर्ट करते ही 90 दिन के अंदर क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं किसके लिए, तो वो इन्वेंट्री जो आपने रजिस्ट्रेशन से पहले खरीदी आप उसका भी इनपुट टैक्स क्लेम कर सकते हैं। बस शर्त ये है कि जब इंस्पेक्शन हो तो वो इन्वेंट्री अनसोल्ड वेरीफाई हो, और जब आप उसको आगे बेचें तो आप आउटपुट टैक्स चार्ज करें रजिस्टर्ड होने के बाद, और उसका इनपुट टैक्स क्या करें, आप क्लेम करें। हाँ भाई, कोई सवाल है तो पूछने वाली। मतलब मुझे ये फील हो रहा है कि पिछली बातें तो याद नहीं आ रही। ये तो मसला, कोई मसला नहीं। अच्छा चलो ओके। नाश्ता नहीं किया यार, ये तो बड़े दुख की बात है। जाओ नाश्ता कर लो यार। नहीं खा पी लो, अगर ना तो फिर कैसे। ये तबीयत खराब है मतलब क्या हुआ, तबीयत गला खराब हो गया, या रात भर क्या कहते हैं पबजी खेल रहे हो। पबजी खेलने का मतलब पबजी खेलना नहीं ना, मतलब यानी कि तुम पढ़ाई कर रहे हो पबजी खेल रहे हो।
सवाल वो मिशन पार हो गया। हर एक चैप्टर के बाद एक राउंड पबजी का। हाँ जी, उसके बाद अब ये सब काम होने के बाद क्या है जनाब, सिस्टम शैल रजिस्टर द एप्लीकेंट ऑन फर्निशिंग ऑफ द अबव डॉक्यूमेंट्स एंड देयर आफ्टर द एप्लीकेंट और हिज ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव शैल विजिट्स ई सहूलत सेंटर ऑफ नादरा विद इन अ मंथ फॉर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन। ये इन्होंने बड़ा बेहतरीन काम कर दिया। पहले ये सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको FBI ही जाना पड़ता था। अब इसका मतलब आपको FBI जाना नहीं पड़ रहा, आप ऑनलाइन अप्लाई कर दो, सब कुछ डॉक्यूमेंट फिल करो। फिर सिर्फ एक चीज़ करनी है कि कौन इस बिज़नेस का ऑनर है या कौन इस बिज़नेस का क्या है, डायरेक्टर है। जाहिर सी बात है, कंपनी होगी तो डायरेक्टर को जाना पड़ेगा, और बिजनेस होगा, इंडिविजुअल होगा या AOP होगा तो ऑनर्स को जाना पड़ेगा। In case of default, the registered person's name shall be excluded from the active taxpayers list। तो अगर आप सेल्स टैक्स चार्ज नहीं करते, डिफॉल्ट करते हैं, सेल्स टैक्स यानी FBR को पे नहीं करते, तो फिर आपका रजिस्ट्रेशन जो हुई है, आपका नाम एक्टिव टैक्सपेयर लिस्ट से खारिज कर दिया जाएगा। इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरर द FBR में रिक्वायर पोस्ट वेरिफिकेशन, यानी आप मैन्युफैक्चरर की तौर पर रजिस्टर थोड़ा मुश्किल काम है ना भाई, बता तो रहा हूँ मैं कि रजिस्ट्रेशन मांग रहा है बतौर मैन्युफैक्चरर, बैक पे निकले कमर्शियल इंपोर्टर, तो ये बड़ा मसला है इसके अंदर। इफ डॉक्यूमेंट इज मिसिंग फॉर नॉन जेन्युइन और नॉन जेन्युइन, यानी डॉक्यूमेंट्स उसने जो जमा करवाए वो पूरे नहीं थे या असल डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, the registered person would be required to provide same within 15 days. In case of default, the registered person name shall be excluded from the active taxpayer list। उसके बाद अब एक टॉपिक है छोटा सा, उसका नाम क्या है, टेम्प रजिस्ट्रेशन। यानी वो ये उनके लिए है कि भाई फैक्ट्री तो नहीं है मेरे पास, अब मैं इंपोर्ट कैसे करूं, इंपोर्ट करूंगा तो कमर्शियल इंपोर्टर कौन दूंगा, तो कुछ सहूलत देने के लिए उन्होंने क्या किया, एक टॉपिक निकाला किस चीज़ का, कि आपको दी जा रही है टेम्प रजिस्ट्रेशन, जिससे ये होगा कि आप चीज़ इंपोर्ट कर पाओ। लेकिन ये टेम्प रजिस्ट्रेशन का मतलब ये नहीं कि आप आउटपुट टैक्स चार्ज कर सकते हो, ये आपको सहूलत दी जा रही है कि आप अपने आप को साबित करो कि आप मैन्युफैक्चरर हो और इंपोर्ट्स कर रहे हो, रॉ मटेरियल अपने लिए या अपने लिए और मशीन अपने लिए इंपोर्ट कर रहे हो, आगे बेचने के लिए इंपोर्ट नहीं कर रहे। तो इस तरीके से आप इस काबिल हो जाओगे कि आप वक्ती तौर पर रजिस्टर्ड हो गए, इससे आप इंपोर्ट स्टेज पे क्लियर हो जाओगे और आप चीज़ इंपोर्ट करके ले आओगे अपने पास। लेकिन इससे कनेक्टेड एक बात और भी है जो आगे पढ़ने को मिल जाएगी, मैं बता दूंगा आपको, पीछे पढ़ने को मिल जाएगी। 8 शेड्यूल मैंने अब तक नहीं पढ़ाया आप, तो उसमें यह है कि पोस्ट डेटेड चेक लिखना होता है। जैसे अगर आप 17% सेल टैक्स पे करते हो नॉर्मल, तो आपको 3% का पोस्ट डेटेड चेक बना के देना होता है। अगर वो टाइम लिमिट जो है वो एक्सीड कर गई और आपने उतने ऐसे में मशीन वगैरह इंस्टॉल नहीं की, तो फिर वो पोस्ट डेट चेक क्या होगा, FBR कैश करवा लेगा। तो वेयर अ मैन्युफैक्चरर अप्लाइज, देखो ये बात जो है पूरा कंटेक्स्ट जो टेम्परेशन का है वो किसके लिए है, मैन्युफैक्चरर के लिए, कि आप अप्लाई कर रहे हो रजिस्ट्रेशन मैन्युफैक्चर के लिए, मैन्युफैक्चर के तौर पर। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, आपके पास अपने आप को मैन्युफैक्चर साबित करने के लिए मशीनरी इंस्टॉल नहीं। समझ पा रहे हैं मेरी बात को, क्या बोलना चाह रहा हूँ भाई? अगर आप मैन्युफैक्चर तो अपना प्रीमिस दिखाओ ना यार, कहाँ है फैक्ट्री, किधर है तुम्हारी? तो जाहिर सी बात है कि आपके पास फैक्ट्री की प्लेस तो है, लेकिन उसी में फैक्ट्री लगाने के लिए तो अप्लाई कर रहे हो, इंपोर्ट कर सको ताकि। तो वेयर अ मैन्युफैक्चरर अप्लाइज फॉर रजिस्ट्रेशन विदाउट हैविंग इंस्टॉल्ड मशीनरी, टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन एज मैन्युफैक्चरर शैल बी अलाउड within 72 hours to him for a period of 60 days, subject to furnishing of the complete list of machinery to be imported along with import documents। तो आपको यानी रजिस्ट्रेशन अलाउ कर दी जाएगी 72 घंटों के अंदर अंदर आपके अप्लाई होने के बाद, ठीक है जी। और कितने दिन के लिए अलाउ की जाएगी, 60 दिन के लिए, जिसमें आप इंपोर्ट डॉक्यूमेंट डिक्लेयर करेंगे, हाँ भाई मेरी इतनी मशीनरी जो है बाहर से आ रही है। तो इसका मतलब इंपोर्ट के मामलात जो बाहर होंगे वो तो आप पहले ही तय कर चुके होंगे, अब ये सारे काम आप कर रहे होंगे पोर्ट से मशीन को क्लियर करवाने के लिए, ताकि उस पर इंपोर्ट स्टेज पे जो सेल टैक्स चार्ज हो वो नॉर्मल चार्ज हो, उसमें
3% minimum value addition tax charge now. After temp registration, the person is allowed to import machinery, raw materials, etc. as a manufacturer, but he will submit a post-dated check equal to the difference in duties and taxes to be availed as a manufacturer, that is 3% of value addition tax which is payable by a commercial import. उसको 17% सेल टैक्स पे करना है, 3% का क्या बना के देना है, पोस्ट डेट चेक बना के देना है. If the machinery is not installed within 60 days of issuance of the temporary registration, such temporary registration shall be disabled and the post dated check submitted shall be in cash. तो उसूली तौर पर जो भी बंदा होगा वो बंदा ये रजिस्ट्रेशन कब हासिल करेगा, जब उसकी गुड्स पोर्ट पे पहुंच चुकी होंगी. वरना अगर गुड्स आने में टाइम है तो 60 दिन तो गुजर जाएंगे भाई. तो अब ये 60 दिन आपको शुरू करवाने चाहिए उस पॉइंट से जिस पॉइंट से आप पोर्ट से गुड्स क्लियर करवाना चाहते हो, ताकि 60 दिन के अंदर लाकर उनको इंस्टॉल भी किया जा सके. उसके बाद such temporary return shall be disabled and the post dated check submitted shall be in cash. A person holding temporary return shall file monthly return but shall not issue a sales tax invoice. अब आपको टेम्परेरी रिटर्न मिली है सिर्फ इसलिए कि आप बाहर से बतौर इंपोर्टर, बतौर मैन्युफैक्चरर रॉ मटेरियल या मशीनरी क्या कर सको, इंपोर्ट कर सको. ये सहूलत सिर्फ इस काम के लिए. जब तक आपकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं जाती है बतौर मैन्युफैक्चर, उस वक्त तक आप गुड्स बेचते वक्त कोई आउटपुट टैक्स चार्ज नहीं कर सकते. लिखा हुआ क्या कहते जनाब, a person holding temporary registration shall file monthly return but shall not issue a sales tax invoice. If such invoice is issued, no input tax credit shall be admissible against such invoice. No sales tax refund shall be paid to the person during the period of temporary registration and the amount of input tax may be carried forward to his returns for subsequent tax periods. इसका मतलब जनाब कि जो ये सेल्स टैक्स इंपोर्ट स्टेज पे पे करके आया है, ये सिर्फ कैरी फॉरवर्ड होकर आउटपुट टैक्स से एडजस्ट हो सकता है, कोई और ऑप्शन नहीं इसके पास. यानी जो इंपोर्ट स्टेज पे पेड सेल टैक्स है उसका ये रिफंड क्लेम नहीं कर सकता. क्यों भाई, क्यों क्लेम करेगा? टेक्निकली सोचिए कि भाई जिस मंथ में इसने टेम्परेशन हासिल की, जिस मंथ में इसने गुड्स इंपोर्ट कर ली, तो प्लांट एंड मशीनरी तो अभी इसका इंस्टॉल नहीं हुआ, तो ये कुछ बेच तो नहीं रहा, तो इसका आउटपुट टैक्स तो क्या हुआ, जीरो हुआ. इसका इनपुट टैक्स क्या है, आउटपुट टैक्स से ज़्यादा है, जीरो से अबव है. तो इसके जीरो में से जब आउटपुट टैक्स इनपुट टैक्स माइनस हो रहा होगा तो इसका इनपुट टैक्स क्या बन रहा होगा, रिफंडेबल बन रहा होगा. तो अब इसका रिफंड नहीं मांग सकता. क्या करे इसको, उस वक्त तक कैरी फॉरवर्ड करता रहे जब तक इसकी नॉर्मल टैक्सेबल सप्लाई शुरू ना हो जाए और ये खुद आउटपुट टैक्स चार्ज करके इसका इनपुट टैक्स क्लेम ना कर सके. इसका मतलब क्या है, अब तक 2 केस ऐसे देखे हमने जिसमें हम इनपुट टैक्स का रिफंड नहीं ले सकते. 3% मिनिमम वैल्यू एडिशन. नंबर 2 एक्स्ट्रा टैक्स भी है, गुड. टेम्परेशन वाला केस हो गया. नंबर 4 इनपुट टैक्स ड्यू टू 90% रिडक्शन, लेकिन उसका रिफंड कॉर्पोरेट इंडिकेटर डिफाइन है साल के एंड पर. तो ये मतलब एग्जाम में अगर सवाल इस नोयत का आता है, बताइए वो तमाम सिचुएशन बताइए जहां पर आप इनपुट टैक्स का रिफंड नहीं ले सकते. लिस्ट डाउन द सिचुएशन इन विच इनपुट टैक्स रिफंड कैन नॉट बी क्लेम्ड. तो आपको वो सिचुएशन बता देनी और मार्क्स गेन कर लेंगे अपने. मतलब मसला ये है कि आप टेम्परेशन के वक्त अप्लाई तो कर रहे हो परमिशन के लिए, लेकिन वो सब्जेक्ट टू इंस्पेक्शन है बेटा. जब तक वो आकर मशीन इंस्पेक्ट ना कर लें वो आपको रजिस्ट्रेशन नहीं देंगे. यही तो मसला है. जब भी तो टेम्परेरी. अब मसला क्या है कि आप बोलते हो मैं मैन्युफैक्चर हूँ, बोलते हैं कहाँ है मशीन की, आप बोलते हो वही तो इम्पोर्ट करेंगे. तो ये इम्पोर्ट करने के लिए आपको क्या दी, और जब आप उसको इम्पोर्ट करके इंस्टॉल कर लोगे तो फिर वो आपको स्टेटस दे देंगे किसका, मैन्युफैक्चर. तो आप फिर टेम्परेरी से क्या हो जाओगे, परमानेंटली रजिस्टर्ड पर्सन बन जाओगे, लेकिन बतौर मैन्युफैक्चर.
मतलब बतौर मैन्युफैक्चरर रजिस्ट्री लेना आसान नहीं, उस पर आपको इंडस्ट्रियल कनेक्शन शो करना पड़ेगा। क्या आप कमर्शियल कनेक्शन पे चला सकते हो क्या कहते हैं अपना फैक्ट्री? पॉसिबल नहीं। तो इंडस्ट्रियल कनेक्शन की ज़रूरत होगी आपको। आपका आउटलेट जो होगा, आपका तो फैक्ट्री होगा शहरी इलाकों में नहीं होना चाहिए, वो सारे उस एरिया में, अब जिस फैक्ट्री होंगी ना सारी की सारी, आपकी फैक्ट्री उन एरिया में होनी चाहिए। फैक्ट्री एरिया कहलाता है, साइट एरिया जिसको हम कहते हैं। तो सारी बातें इसमें अप्लाई होती हैं। उसके बाद जनाब नेक्स्ट वन इज व्हाट? सेकंड लास्ट, अ पर्सन होल्डिंग टेम्परेरी। तो समझाया बेटा क्या, जो जिस बंदे के पास टेम्परेशन है वो रिटर्न फाइल करेगा, और उसके बाद इनपुट टैक्स होगा, आउटपुट टैक्स, तो वो इनपुट टैक्स का रिफंड ले सकता, क्या करेगा? कैरी फॉरवर्ड करेगा। उसके बाद जनाब कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। ये क्या है? आप तो एफबीआर में रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई नहीं कर रहे, लेकिन आप क्या परफॉर्म कर रहे हैं? टैक्सेबल सप्लाईज। जब आप परफॉर्म कर रहे हैं टैक्सेबल सप्लाईज, तो आपको क्या करना होगा बेटा? आपको तो कुछ नहीं करना होगा। एफबीआर को अगर आपके बारे में क्या मिल गई मालूमात, तो वो आपके सिस्टम में एंट्री करके आपको क्या करेगा? लायबल टू बी रजिस्टर्ड मांगेगा। जो बंदा लायबल टू बी रजिस्टर्ड हो, तो उसकी ऑलरेडी इश्यूड इनवॉइस के ऊपर एफबीआर सेल्स टैक्स क्लेम कर सकता है, लेकिन वो अपना इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकता। ये पीछे आप पढ़ देख कर आ चुके हैं। हाँ, फिर अगर वो आपको रजिस्टर्ड कर दे और आपके सिस्टम में एंट्री हो गई, तो अब से आप क्या बन गए? नॉर्मल रजिस्टर्ड पर्सन। आउटपुट टैक्स चार्ज करें, इनपुट टैक्स क्या करें? क्लेम करें। जो माजी में हो गया उसका हिसाब किताब अलग होगा, जो आगे से होगा उसका हिसाब किताब यहाँ से शुरू होगा। जरा पढ़े इसको आप, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। कंप्लीट है आज। हाँ हाँ, और यार बहुत दुख की बात है, अभी तो 11 बजे। भाई तो मैंने आपको बोला है कि ये जो बात है ना, यहाँ जो चीज़ें हैं वो सिर्फ रीडिंग मटेरियल और आसान है। पॉइंट्स अगर आपको फिंगर टिप्स पे याद हो, जैसे अभी देखो विदात को याद होगा बेटा, विदात पब्लिक कंपनी कहाँ रजिस्टर्ड होगी सेल्स टैक्स के लिए? बेहतरीन बात। अदर देन पब्लिक कंपनी, अदर कंपनीज जो कि प्राइवेट कंपनीज हैं। वेरी गुड। ट्रेडिंग बिजनेस है। और अगर वो अदर देन कॉर्पोरेट पर्सन है तो जहाँ पे उसका ऑफिस होगा, और अगर उसका ऑफिस और जहाँ पे उसका बिजनेस का ऑपरेशन होगा, जहाँ पर उसका अगर उसका फैक्ट्री और उसका ऑफिस अलग अलग जगहों पर, तो जहाँ फैक्ट्री, एक गलती हो गई। अगर इस तरह का सिनेरियो आ जाए, बताओ इसको कहाँ रजिस्टर्ड होना चाहिए? नाम लिखा हुआ आ जाए एग्जाम में, बताओ उसको कहाँ रजिस्टर्ड होना चाहिए?
तो विच मीन्स मैं आपको बताना ही चाह रहा हूँ इस सिनेरियो को पूछकर कि एग्जाम में न्यूमेरिकल क्वेश्चन अलग है और इस तरह के सिनेरियोस अलग है। ये भी रट्टे वाले नहीं है, इसमें बंदे को खाली याद होना चाहिए कि जवाब क्या लिखना है। ये भी है, हाँ रट्टे वाला है। तो देखो सवाल रट्टे वाले आएंगे, ये तय कर लो। अब तुम्हारी किस्मत के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब यानी 60 नंबर का पेपर नॉन रट्टा होगा, 40 नंबर का पेपर रट्टा होगा, 60 में कैलकुलेशन नॉन रट्टा सब मिला के, ठीक है। 60 नंबर मतलब 50 नंबर का पेपर, प्योर 50 नंबर का पेपर तो कैलकुलेशन वाला होना चाहिए। 50-50 होता है, कभी ऐसा होता है कि 45 प्योर कैलकुलेशन होती है, फिर बाकी ऊपर का जो होता है। तो यार मतलब 5-10 नंबर तो बंदा क्या करे जो नहीं। बात ये नहीं है, बात ये है कि एक बंदा जो है, जो बंदा ये बोल रहा है कि नहीं यार मैंने तो न्यूमेरिकल से पास होना है, तो फिर वो न्यूमेरिकल की तैयारी भी ऐसी करके जाए ना कि न्यूमेरिकल से पास तो करे। ऐसा बंदा कोई मिलवाऊंगा मैं आपको, उसने 2 अटेम्प्ट में मानी नहीं बात, बंदा तो न्यूमेरिकल से करूंगा। मैंने बोला बेटा इस बार न्यूमेरिकल कम आएंगे, तुम जाओ अब देखो क्या होता तुम्हारे साथ। बोला सर आपने बोला न्यूमेरिकल कम आ गए, तो अब तैयारी करो, बंदा सही से तैयारी करे। इतना स्लो मतलब टॉपिक इतने थोड़े तोड़ के पढ़ रहे हैं, रोज का काम थोड़ा कर रहे हैं, फिर भी हम क्या कर रहे हैं, तैयारी साथ साथ नहीं कर रहे हैं, पहाड़ बनता जा रहा है। हाँ असेसमेंट वाला तो बेहतरीन चैप्टर है। हाँ दिमाग में अभी मैं तुमसे ये पूछूंगा ना 2 दिन बाद क्या कि कौन सी कंपनी को कहाँ रजिस्टर्ड होना चाहिए, ये भी तुम्हारे दिमाग से निकला हुआ होगा। तुम्हारे दिमाग में कोई अच्छी चीज रहती कहाँ पर है? ये अब मैं बता सकता हूँ फॉल्ट कहाँ से शुरू होता है, ये बाद में बताऊंगा मैं तुम्हें, ठीक है। नहीं मतलब बताऊंगा, इसी को बताऊंगा। इफ अ पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड डज नॉट अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन, एक बंदा जिसको रजिस्टर्ड होना चाहिए लेकिन वो रजिस्टर्ड के लिए ऑपरेशन का अप्लाई करता नहीं है, और उसके बारे में हमें खबर लग जाती है, किसको? FBR को। अ नोटिस शैल बी इशूड टू सच पर्सन, तो फिर हम उसको एक नोटिस भेजेंगे, हाँ भाई क्यों नहीं आ रहे हो। गिविंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, जरा बताओ आके बातचीत करो हमसे, बताओ कि तुम हमारे ख्याल में तो तुम्हें आना चाहिए, लेकिन तुम बताओ तुम्हें क्यों नहीं आना चाहिए, यानी कि तुम रीजन बताओ कि तुम कौन हो, क्या तुम कॉटेज इंडस्ट्री हो, तो प्रूफ करो तुम कॉटेज इंडस्ट्री हो। तुम बताओ कि तुम टियर 1 टेलर नहीं हो, अदरवाइज से तुम्हें रजिस्टर्ड होना चाहिए। फिर तुम ये प्रूफ करो कि तुम्हारी सारी गुड्स क्या हैं एग्जाम्प्ट, कुछ तो बताओ, बात तो करो। द कमिश्नर शैल पास एन ऑर्डर वेदर और नॉट सच पर्सन इज, अच्छा आफ्टर रिसीविंग अ रिटन रिप्लाई एंड पर्सनल हियरिंग इफ सो डिजायर्ड बाय द पर्सन, मतलब जो नोटिस आएगा उसका जवाब दें आप, और फिर या फिर क्या करें, बातचीत करें जाके पर्सनली कमिश्नर साहब से। तो ये सारी कार्रवाई होने के बाद कमिश्नर साहब क्या करेंगे, एक ऑर्डर जारी करेंगे। द कमिश्नर शैल पास एन ऑर्डर वेदर और नॉट सच पर्सन इज लायबल टू बी कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन, यानी कि वो बोलेंगे इसको रजिस्ट्रेशन नहीं देनी चाहिए, मतलब इसको रजिस्टर्ड होने की जरूरत नहीं, तो बच गया बंदा। और वो बोलेंगे नहीं इसको तो रजिस्टर्ड होना चाहिए, तो फिर वो सिस्टम में उसका डेटा डाल के कर देंगे, उसको रजिस्टर्ड कर देंगे कि वो लायबल टू बी रजिस्टर्ड है। तो अगर वो लायबल टू बी रजिस्टर्ड है, तो जितना अरसा पीछे गुजरा है जिस पॉइंट से उसको लायबल टू बी रजिस्टर्ड माना, उसकी इनवॉइसेस पे उससे सेल टैक्स रिकवर किया जा सकता है। वो 117 समझ जाएगी, 117 समझ जाएगी इस तरह इनवॉइस जो है, हाँ वो इंक्लूसिव सेल टैक्स मानी जाएगी बिल्कुल। उसके बाद वेयर द पर्सन डज नॉट रिस्पॉन्ड विद इन द टाइम, अब 2 बातें ना, एक तो यह है कि आपने जवाब दिया, कमिश्नर साहब से बातचीत की, बातचीत नाकाम हुई या बातचीत कामयाब हुई, 2 अलग बात है। तो इफ वेयर द पर्सन डज नॉट रिस्पॉन्ड विद इन द टाइम स्पेसिफाइड इन द नोटिस, यार तुमने जवाब नहीं दिया, कमिश्नर की कोई वैल्यू नहीं है, कमिश्नर को जवाब नहीं दे रहे तुम बेटा। द कमिश्नर शैल ट्रांसमिट द पार्टिकुलर्स टू कंप्यूटराइज सिस्टम विच शैल कंपल्सरीली रजिस्टर्ड द सेट पर्सन, तो कमिश्नर खुद आपका अकाउंट बनाएगा
और आपका डेटा उसमें क्या कर देगा, इंटर कर देगा, और आपके सिस्टम में क्या कर देगा, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन परफॉर्म कर देगा। अ कंपलसरी रजिस्टर्ड पर्सन इज रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद ऑल द प्रोविजंस ऑफ सेल्स टैक्स लॉज। In the case of failure to do so, the commissioner may issue notice for production of records and appearance in person to assess the amount of sales tax payable and take any other legal action against such person. If it is subsequently established that a person was not liable to be registered but was wrongly registered, computerized system on the recommendation of the commissioner shall cancel such registration and such person shall not be liable to pay any tax, default, surcharge or penalty. तो अगर आप लायबल रजिस्टर्ड थे और रजिस्टर्ड नहीं हुए तो फिर आप पर तो कंपलसरी आपको रजिस्टर्ड भी करेंगे, आप पे पेनल्टीज भी लगेंगी, डिफॉल्ट सरचार्ज भी लगेंगे। लेकिन अगर आप फिर वो अपना केस वहीं ले जाएं कहाँ पर, कोर्ट में, और साबित कर दें कि आपको तो रजिस्टर्ड होना नहीं था, प्रूव हो गया, तो फिर आप पर कोई पेनल्टी या कोई डिफॉल्ट सरचार्ज एप्लीकेबल नहीं होगा। उसके बाद चेंज इन पार्टिकुलर्स ऑफ रजिस्ट्रेशन, वही है, कल तक आप क्या थे बेटा, एयर कंडीशन शॉपिंग मॉल में थे, आप कियोस्क में आ गए तो रजिस्टर्ड हो जाए भाई, ठीक है ना। या आप कल तक सिर्फ ट्रेडर थे, आज से आपका इरादा हो गया कि यार मैं खुद क्या बन जाता हूँ, मैन्युफैक्चरर। या आप क्या कर रहे हैं, अपना ऑपरेशन, अपनी लोकेशन या अपना हेड ऑफिस क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। तो मतलब मुख्तलिफ सिचुएशन है आपके पास। तो मुख्तलिफ सिचुएशन का मतलब ये है कि क्या आपके पार्टिकुलर्स चेंज हो सकते हैं, मतलब आपकी डिटेल्स जो हैं, जो बतौर सेल्स टैक्स रजिस्टर्ड पर्सन है उसमें तब्दीली आ सकती है बिल्कुल। इन केस ऑफ अ चेंज इन एनी पार्टिकुलर्स द रजिस्टर्ड पर्सन शैल नोटिफाई द चेंज विद इन 14 days and the computerized system shall issue the revised registration certificate. Where a person is unable to file application directly in computerized system, he may submit the application to the commissioner RTO, who shall ensure entry of the application in computerized system within 3 days. तो बहुत से लोग खुद ऑपरेट करना नहीं जानते, तो ऑप्शन उनके पास ये है कि वो किसी लॉयर के पास जाना जरूरी नहीं है उनके पास, वो चाहें तो वो कमिश्नर साहब पे भरोसा कर सकते हैं और कमिश्नर साहब को वो अपना डेटा प्रोवाइड करें, यानी उनको उनके पास जाके अप्लाई करें तो वो खुद क्या करें, देखिए एंट्री जो होगी वो कंप्यूटर सिस्टम में होगी, यानी कोई काम मैनुअल नहीं हो रहा, सारा काम जो है वो पोर्टल पे चल रहा है सारा का सारा। द चेंज ऑफ बिजनेस कैटेगरी फ्रॉम नॉन मैन्युफैक्चर टू मैन्युफैक्चर, अगर आप चेंज इन पार्टिकुलर में ये करने जा रहे हैं कि आप कल तक क्या थे और आप क्या बनने जा रहे हैं, तो उस पर आपका इंस्पेक्शन होना चाहिए ना भाई, क्या आप मैन्युफैक्चर हैं, क्या इंडस्ट्रियल कनेक्शन ले लिया है, क्या साइट एरिया में है, जवाब दें बेटा, क्या प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉल हो गया है या होना है, जो भी। तो द चेंज ऑफ बिजनेस कैटेगरी फ्रॉम नॉन मैन्युफैक्चरर टू मैन्युफैक्चरर शैल बी अलाउड आफ्टर फुलफिलिंग द रिक्वायरमेंट्स विच आर एप्लीकेबल फॉर रजिस्ट्रेशन एज अ मैन्युफैक्चरर, सच एज वेरिफिकेशन ऑफ मशीनरी, confirmation of status as industrial consumer from electric and gas distribution companies. उसके बाद ट्रांसफर ऑफ रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन में बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन कमिश्नर टू अनदर, वही आपकी जुडिशन क्या हो गई, चेंज हो गई। अच्छा, इसमें सिचुएशन क्या बन सकती है भाई, देखिए अब एक कंपनी जो कल तक क्या थी, प्राइवेट कंपनी थी, जैसे ये यूनिक वाले हो गए, जैसे क्या कहते हैं ब्रिज पावर बैटरी वाले हो गए। अब इनका इरादा क्या हो गया है कि अपनी कंपनी को प्राइवेट से क्या बना दें, पब्लिक बना दें, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कंपनी का स्ट्रक्चर क्या हो गया, चेंज हो गया। तो अब जब ये पब्लिक कंपनी बने तो कल तक तो इनकी रजिस्ट्रेशन कहाँ थी, हैदराबाद में कोटरी में, जहाँ पर इनकी फैक्ट्री लगी हुई थी। लेकिन अब कल से क्या बन गए, पब्लिक कंपनी, तो अब इनकी रजिस्ट्रेशन कहाँ होनी चाहिए, उस इलाके में जिस इलाके में इनका हेड ऑफिस है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब इनकी रजिस्ट्रेशन एक जगह से क्या होगी, ट्रांसफर होगी ऑब्वियसली। तो आ रजिस्ट्रेशन में बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन कमिश्नर टू अनदर और टू LTU और RTO। If registered person intends to shift his business activities from the jurisdiction of one commissioner to another or has any other valid reason,
he may apply for the transfer of a registration which is subject to the approval by the sales tax department. तो वो अप्लाई कर सकता है किस चीज़ के लिए, रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर करने के लिए, जो कि सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट क्या करेगा, अप्रूव करेगा। यानी आप एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में, नहीं एक जुरिडिक्शन से, एक कमिश्नर से दूसरे कमिश्नर के पास क्या करते हैं, अपनी रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर करते हैं। तो अब वो जाहिर पता है कोई वैलिड रीज़न तो होना चाहिए ना, क्यों आप करना चाह रहे हैं। तो आप बताते हैं वैलिड रीज़न ये कि भाई कल तक मैं क्या था, अब मैं क्या बन गया पब्लिक, तो लॉ के हिसाब से मेरी रजिस्ट्रेशन क्या होनी चाहिए उस एरिया में जहाँ पे मेरा रजिस्टर्ड ऑफिस। द कमिश्नर, आरटीओ और एलटीओ इन whose jurisdiction the registration is now transferred shall exercise jurisdiction over such person in a manner as if it always had such jurisdiction। ये बड़ा खतरनाक पॉइंट है। देखिए अब आपके खिलाफ कोई केस चल रहा है, जो कमिश्नर यानी एक जुडिशरी कमिश्नर के पास चल रहा है, आपने बोला काम अच्छा है, काम करते हैं, जुडिशरी चेंज करते हैं ताकि केस इस कमिश्नर के हाथ से निकल जाए। और जब कल उस कमिश्नर के हाथ में केस जाएगा तो हम ये बोल देंगे यार तुम तो उस वक्त कमिश्नर थे ही नहीं जिस वक्त का ये केस है, तो तुम तो इस केस को डील ही नहीं कर सकते। तो लॉ क्या बोल रहा है कि जिस कमिश्नर के पास अब आप जाओगे या जिस कमिश्नर की जुरिसडिक्शन में आप जाओगे उसको ऐसे समझा जाएगा कि वो हमेशा से ही आपका क्या है, कमिश्नर है। तो मतलब वो आपकी कोई सी भी पुरानी फाइल खोलने का हक रखता है। आप उसको ये मना नहीं कर सकते कि तुम जिस वक्त की फाइल खोल रहे हो उस वक्त मैं तुम्हारी जुरिसडिक्शन में नहीं था, लिहाजा तुम्हारे पास कोई हक नहीं बनता कि तुम मेरा ऑडिट कर सको या मेरी इस फाइल को ओपन कर सको या इसकी री असेसमेंट कर सको। सो ये सारी बातें दोबारा पढ़ लें इस लाइन को बेटा। द कमिश्नर और आरटीओ और एलटीयू इन हुज jurisdiction the registration is now transferred shall exercise the jurisdiction over such person in a manner as if it always had such jurisdiction। उसके बाद ऑप्शन टू फाइल एप्लीकेशन विद कमिश्नर। द पर्सन अप्लाइंग for registration change in particulars or transfer of registration may in exceptional cases file an application in RTO। the commissioner at RTO will then send such application to computer system within 3 days। ये बात पीछे भी आ चुकी है। यानी मतलब चाहे तो आप खुद अप्लाई करें या आप कमिश्नर साहब को पार्टिकुलर्स प्रोवाइड करें, वो खुद आपकी रजिस्ट्रेशन कर देंगे, चेंज कर देंगे। उसके बाद कैंसिलेशन ऑफ मल्टीपल रजिस्ट्रेशन। In case of multiple registration, the registered person shall retain only one registration and surrender all other registration। अच्छा पहले असल में क्या था, इसका ताल्लुक पुरानी किसी बात से। वो पुरानी बात क्या है कि पहले क्या था, अगर आप एक वक्त में मैन्युफैक्चर भी हैं और रिटेलर भी हैं तो आपको बतौर मैन्युफैक्चर अलग रजिस्ट्रेशन चाहिए और बतौर रिटेलर अलग चाहिए। तो ये कॉम्प्लिकेट केस था, फिर आपको अलग अलग सेल रिटर्न फाइल करने पड़ते थे। अभी ये है कि आप रजिस्ट्रेशन एक लें, बस खाली अपने रिटेल आउटलेट के बारे में इंफॉर्मेशन क्या करें, प्रोवाइड करें कि कितने रिटेल आउटलेट आपका ऑपरेट कर रहे हैं, ताकि फिर जाहिर सी बात है जब रिटेल आउटलेट से आप चीज़ बेचोगे तो रिटेल प्राइस में सेल टैक्स चार्ज होगा। जब आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से बेचोगे तो सेल टैक्स जो आपकी सेलिंग प्राइस है उस पर चार्ज होगा, अनलेस कि आपकी गुड्स जो है 3rd शेड्यूल में फॉल करें। तो इन केस ऑफ मल्टीपल रजिस्ट्रेशन द रजिस्टर्ड पर्सन शैल रिटेन ओनली वन रजिस्ट्रेशन एंड सरेंडर ऑल अदर रजिस्ट्रेशन। The FBR in special cases may allow multiple registration of manufacturing units located in different LTO और RTO। अभी एक वाहिद केस है जहाँ पर अगर आपके बिजनेस के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एक से ज़्यादा है और मुख्तलिफ इलाकों में, तो फिर आपको हर इलाके से अलग अलग रजिस्ट्रेशन लेनी होगी अगर FBR चाहे तो। डिरजिस्ट्रेशन। Every registered person who ceases to carry on his business or whose supplies become exempt shall apply to the commissioner for deregistration। कैसे भाई, कैसे जवाब दें। कल तक आप मैन्युफैक्चर की डेफिनेशन में फॉल कर रहे थे, अब कॉटेज इंडस्ट्री की डेफिनेशन गवर्नमेंट ने क्या की, अमेंड की, थ्रेशोल्ड का कर दिया, बढ़ा दिया, इनकम का लेवल बढ़ा दिया, या इलेक्ट्रिसिटी बिल का अमाउंट का कर दिया, चेंज कर दिया। उससे जिस वजह से कल तक आप
मैन्युफैक्चरिंग डेफिनेशन में फॉल करते थे, उस वजह से अब क्या हो गया, आप बाहर निकल गए और आप कहाँ आ गए, कॉटेज इंडस्ट्री में। और आपको लगता है मुस्तकिल किस में रहोगे आप, तो आप क्या कर दो, अप्लाई कर दो फॉर डिस्टेशन। आप कल तक एयर कंडीशन शॉपिंग मॉल में ऑपरेट कर रहे थे, अब उससे बाहर कहाँ आ गए, कियोस्क में अप्लाई कर दो किसके लिए। और सबसे आसान बात कि कल तक आपकी गुड्स टैक्सेबल थी, अब उनका नाम आ गया कहाँ पर, 6 शेड्यूल में, यानी कि वो क्या हो गई, एग्जेम्प्ट हो गई। तो आप अप्लाई कर दो किसके लिए, डिरेशन के लिए। तो एवरी रजिस्टर्ड पर्सन हु ceases to carry on his business or whose supplies become exempt shall apply to the commissioner for deregistration, and the commissioner may on such application or on its own initiative recommend to the computerized system to cancel the registration from a date not later than 90 days from the date of application or the date all the dues are cleared whichever is later, जो बाद में हो। यानी आसान लफ्जों में, अगर आप सीजीज टू बी रजिस्टर्ड पर्सन हो गए हो, मतलब अब आप लायबल टू बी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं रहे और आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड थे, तो उसूली तौर पर एफबीआर को खुद ही आपकी रजिस्ट्रेशन क्या करनी चाहिए, ख़त्म कर देनी चाहिए। ये ख़त्म करने के लिए वक्त कितना होगा, 90 दिन। तो 90 दिन में 90 दिन तक, ज़्यादा में ज़्यादा 90 दिन के अंदर आपकी रजिस्ट्रेशन क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अगर आपके कुछ ड्यूज़ वगैरह क्या हो बाकी और 90 दिन भी गुजर जाए, तो जब तक वो ड्यूज़ आप पे ना करें तब तक आपकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं होगी, यानी तब तक आप डिरजिस्टर्ड नहीं कहलाओगे। विच एवर इज लेटर, अगर ड्यूज़ पहले क्लियर है और 90 दिन गुजरना, तो अभी 90 दिन का वक्त है, आप उससे पहले उनको बोल नहीं सकते। और अगर 90 दिन गुजर चुके हैं लेकिन अब तक ड्यूज़ क्लियर, तो जैसे ही जब तक आप ड्यूज़ क्लियर ना कर दें, आपको डीरजिस्टर्ड नहीं किया जाएगा। A registered manufacturer who after registration is covered by the definition of cottage industry may also apply for, भाई जवाब देना, likewise a retailer may also apply for deregistration on any valid reason। एग्जाम्पल मैंने दिए आपको बेटा कि आप अभी कौन हो, मैन्युफैक्चरर, लेकिन हालात ऐसे बने कि अब आप आगे हो, फॉल कर गए हो कहाँ पर, कॉटेज इंडस्ट्री में, अप्लाई कर दो रजिस्ट्रेशन के लिए। आप रिटेलर थे टीयर 1 में, लेकिन आप अब आगे हो कहाँ पर, टीयर 1 की डेफिनेशन से बाहर आ गए हो, तो आप अप्लाई कर दो रजिस्ट्रेशन के लिए। और कल तक आप रजिस्टर्ड थे, लेकिन अब आपकी 100% सप्लाईज क्या हो चुकी हैं, एग्जेम्प्ट हो चुकी हैं, उनका नाम कहाँ आ चुका है, 6 शेड्यूल। अप्लाई कर दो किसके लिए, अप्लाई कर दो किस चीज़ के लिए, तो मतलब रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करने के लिए आपको कोई ना कोई रीजन तो चाहिए होगा। The commissioner after satisfying himself shall direct the applicant to discharge any outstanding liability if any by filing a final return, कि सेल्स टैक्स का बिल्कुल फाइनल रिटर्न फाइल करें और क्या करें, लायबिलिटी स्टार्ट करें। अब जब फाइनल रिटर्न फाइल होगा ना, तो उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन वगैरह अप्लाई होनी नहीं चाहिए उस चीज़ का, किसी भी किस्म की, क्योंकि जो कुछ भी होगा वो सेटल होना चाहिए। क्योंकि ये फाइनल, इसके बाद आप यानी इसके बाद आपके पास कैरी फॉरवर्ड करने का तो ऑप्शन नहीं, तो जो कुछ भी होगा वो एडजस्ट ही होगा, या जो कुछ भी होगा क्या होगा, रिफंड होगा। उसके बाद है ना ब्लैक लिस्टिंग। ब्लैक लिस्टिंग भाई कोई सवाल है तो पूछ दो बेटा भाई। यानी ये मुद्दत लॉ ने किसको दी है, टैक्स डिपार्टमेंट को, तो आपको डीरजिस्टर करने में 90 दिन का टाइम ले ले, तो 90 दिन के अंदर उसको डीरजिस्टर कर देना चाहिए। लेकिन अगर 90 दिन गुजर चुके हैं और फिर भी आपको डीरजिस्टर नहीं किया, तो क्यों नहीं किया, इसलिए कि अब तक आपने कुछ ड्यूज वगैरह पे नहीं किए, फाइनल रिटर्न फाइल नहीं किया, तो फिर भले 90 दिन गुजर जाए, जब तक अब आप ड्यूज क्लियर नहीं करोगे तो आप डीरजिस्टर नहीं करोगे। मतलब क्लियर ड्यूज क्लियर करें। अगर आप ड्यूज पहले क्लियर कर चुके हो तो फिर 90 दिन तक आपको वेट करना पड़ सकता है। कैसे होगी यार, फिर आप क्यों अप्लाई कर रहे हैं, ये कैसे पॉसिबल है। आपने सेल टैक्स पे किया हो पीछे, वो अलग चीज़ है, लेकिन जाहिर सी बात जब आप गुड्स पे आउटपुट टैक्स चार्ज नहीं करोगे तो यार आप कैसे इनपुट टैक्स क्लेम कर पाओगे। बुनियाद से आप हट जाते हो। असल में क्या होता है, जो एक बुनियाद आपकी बनाई गई है ना, उसको पिक करो, यकीन मानो सब कुछ ठीक चलेगा। अगर आप बुनियाद से हटोगे ना तो क्या होगा, मसले आपको फेस करना होगा।
उसके बाद जनाब ब्लैक लिस्टिंग एंड सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, यानी कि ब्लैक लिस्ट कर देना। तो जाहिर सी बात है डायरेक्ट किसी को ब्लैक लिस्ट नहीं किया जाता, पहले उसको सस्पेंड किया जाएगा, उसके खिलाफ क्या होगी, इंक्वायरी होगी, इंक्वायरी का जो फैसला होगा उससे या तो उसका स्टेटस बहाल होगा मतलब रजिस्टर्ड पर्सन, या फिर उसको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। इस ब्लैक लिस्ट करने के खिलाफ वो कोर्ट भी जा सकता है अपील करके फाइल। तो वेयर द कमिश्नर और FBR हैव रीजंस टू बिलीव दैट द रजिस्टर्ड पर्सन इज इन्वॉल्व इन टैक्स फ्रॉड, टैक्स फ्रॉड कि टैक्स फ्रॉड में इन्वॉल्व है। कैसे? ये फेक इनवॉइस इशू करता है, ये इंटेंशनली क्या करता है, आउटपुट टैक्स को अंडर डिक्लेयर करता है, ये इनपुट टैक्स को ओवरस्टेट करता है। He may suspend the registration of such person by an order in writing and initiate such inquiry as deemed fit. ठीक है जी, तो वो अभी फौरन नहीं करेगा ब्लैक लिस्ट, इनिशियली क्या करेगा बेटा, सस्पेंड करेगा। तो प्रोसीजर फॉर ब्लैक लिस्टिंग एंड सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, समरी ऑफ द सेट प्रोसीजर इज ये आप पूरा पढ़ लें, क्योंकि मैं डायरेक्ट पढ़ूंगा तो आप इंटरेस्ट नहीं लेंगे, लेकिन जब आप खुद पढ़ेंगे, जब आपको समझ नहीं आएगा तो फिर आप समझने के लिए इंटरेस्ट लेंगे, मसला ये है ना। तो फिर आपको आइडिया होगा जनाब कि एग्जाम्पल्स कितनी ज़रूरी होती है। शेर तो लिख रहा है माशाल्लाह एग्जाम, अब विदात से बैठा नहीं जा रहा, विदात के एंगल चेंज हो रहे हैं, बड़ा रिलैक्स हो गया। आ जाओ पानी वानी पी कर आ जाओ, थक गए? मैंने अब तक पानी नहीं किया। अरे जल्दी आना वापस। ये कौन भाई मोबाइल पे तो थोड़ा स्टॉप कर दो वरना ये चलता रहेगा लेक्चर, और ये उसको अब्दुल समद को ही भेज देना। अलीडा तुम्हें वैसे याद है बातें, मुझे पसंद नहीं है मसला और सुन लेंगे। बात ये है कि यहाँ नहीं सुन रहे तो वहाँ कैसे सुनो? अभी आपको पता है कितनी देर की रिकॉर्डिंग हो चुकी है? 1 घंटा 42 मिनट 42 सेकंड की रिकॉर्डिंग हो चुकी है। इतनी देर तो कभी आपने टेक्स्ट ये तो आम दिनों में 3 क्लासेस के बराबर है। इतनी देर तुम पढ़ते हो? नहीं सुन, जैसे अभी आप सुन रहे हो। हाँ नहीं, रिकॉर्डिंग में सुन सकता है भाई, नहीं तो उसको ठहर के जब सुन ले काम की बात। अच्छा जैसे हुजूर अहमद, हाँ बेटा हुजूर अहमद। तो मतलब यानी मैंने क्या बोला, हर बड़ी मुश्किल जो है वो पिछली मुश्किल को क्या करती है, आसान बनाती है। मतलब कि हाँ भाई ऐसा है ना बेटा। तो बहरहाल हाँ बोला छोटी मुश्किल शुरू में मुश्किल लगती है, लेकिन जब कोई बड़ी मुश्किल सामने आती है तो लगता बंदा बोलता है यार ये तो कोई वो मुश्किल कोई मुश्किल थी क्या। कोई मसला नहीं, पेपर ये लॉ के पेपर में एंजॉय करने जाता है तो देख लेता है बस, और क्या है। अरे बेटा अगर इसने लॉ पढ़ा है तो मैं जो पूछता हूँ उसका जवाब तो आता नहीं इनके पास। मैंने उस दिन पूछ के जनरल लियन क्या होता है वो सब खामोश हो गए। मैंने बोला वॉर फिंगर क्या होता है पता नहीं इनको, फैक्टर क्या होता है पता नहीं इनको, बैंकर अटॉर्नी याद आ गया मुझे, बैंकर अटॉर्नी 5वां पॉइंट भी याद आ गया। सॉलिसिटर तुमने कभी लफ्ज़ जिंदगी में नहीं पढ़ा यार, शर्म तुम लोगों को आनी चाहिए। अभी निकालो पीडीएफ में स्टेट टैक्स, पीडीएफ में निकालो स्टेट टैक्स, सर्च करो, ठीक है जी। बैंकर सॉलिसिटर अटॉर्नी फैक्टर वॉर फिंगर, ये 5 लोग वो हैं जिनके पास जनरल
लियन का क्या है? इख्तियार। वोरोफिल ग्रेटिटुअस और नॉन ग्रेटिटुअस बेलमेंट, ग्रेटिटुअस और नॉन ग्रेटिटुअस बेलमेंट। कौन सी किस में हो किस में ना हो यार? और तो तुम दोस्त की गाड़ी लेके जाते हो और दोस्त को पता नहीं गाड़ी में खराबी, उसमें हस्बैंड वाइफ का तो केस नहीं था। रेडी स्टेडी गो, वही ना, स्टेडी इकोनॉमिक ग्रोथ। यस, registration of such person may be suspended through system without prior notice pending further inquiry। सिस्टम में उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा उसको बताए बगैर, और ये वैलिड है बिल्कुल। द बेसिस फॉर सस्पेंशन में इंटर एलिया इंक्लूड, इंटर एलिया अमंग ऑल थिंग्स, अमंग ऑल थिंग्स इंक्लूड। तो वो क्या वजूहात थी जिनकी बिना पर आपको सस्पेंड किया जा रहा है? वो क्या फैक्टर्स हैं जिनकी बिना पर आपको सस्पेंड किया जा रहा है? नंबर 1, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन एट द गिवन एड्रेस। अरे भाई ये तो यहाँ तो है ही नहीं, ये तो वहाँ पहुँचे प्लॉट दिख रहा है खाली, फैक्ट्री तो है ही नहीं यहाँ पर। पूछ रहे हैं आप भाई यहाँ फैक्ट्री हुआ करती थी, बोला कौन सी फैक्ट्री? ठीक है जी। उसके बाद बी पॉइंट, रिफ्यूजल टू allow access to business premises or refusal to furnish records to an authorized inland revenue officer। यार आपकी हिम्मत कैसे हुई, आपने हमें अंदर आने से मना किया, हमारे ऑफिसर को आपने फैक्ट्री में अलाउ नहीं किया। तो अगर आप हमारे फैक्ट्री ऑफिसर को फैक्ट्री में आने नहीं देंगे तो हम आपको क्या कर देंगे? सस्पेंड कर देंगे। एबनॉर्मल टैक्स प्रोफाइल, यार ये अजीब, ये बंदा जो है ठीक नहीं लगता, मशकूक है। क्यों? क्योंकि हमेशा इसका इनपुट टैक्स ज़्यादा होता है और इसका आउटपुट टैक्स क्या होता है? कम होता है। इसकी प्रोफाइल हमेशा एबनॉर्मल रहती है, ऐसा क्यों होता है? तो एबनॉर्मल टैक्स प्रोफाइल सच एज टेकिंग एक्सेसिव इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट, कंटिन्यूअस कैरी फॉरवर्ड, सडन इंक्रीज इन टर्नओवर, मेकिंग सब्सटेंशियल परचेज फ्रॉम और मेकिंग सप्लाईज टू अदर ब्लैक लिस्टेड और सस्पेंड पर्सन। आपने उससे रिश्ता जोड़ा जिससे हमने रिश्ता तोड़ा, तो हम आपसे भी रिश्ता तोड़ते हैं। समझे बात को? यार जिसको हमने ब्लैक लिस्ट कर दिया तो मुझसे क्यों सब्सटेंशियल मतलब खरीदारी कर रहे हो, उस तक है। उसके बाद नॉन फाइलिंग ऑफ सेल्स टैक्स रिटर्न ऑन रिकमेंडेशन ऑफ कमिश्नर ऑफ एनी अदर। हमारे ऑफिसर को आपने फैक्ट्री में अलाउ नहीं किया, तो अगर आप हमारे फैक्ट्री ऑफिसर को फैक्ट्री में आने नहीं देंगे तो हम आपको क्या कर देंगे? सस्पेंड कर देंगे। एबनॉर्मल टैक्स प्रोफाइल, यार ये अजीब, ये बंदा जो है ठीक नहीं लगता, मशकूक है। क्यों? क्योंकि हमेशा इसका इनपुट टैक्स ज़्यादा होता है और इसका आउटपुट टैक्स क्या होता है? कम होता है। इसकी प्रोफाइल हमेशा एबनॉर्मल रहती है, ऐसा क्यों होता है? तो एबनॉर्मल टैक्स प्रोफाइल सच एज टेकिंग excessive input tax adjustment, continuous carry forward, sudden increase in turnover, making substantial purchase from or making supplies to other blacklisted or suspend person। आपने उससे रिश्ता जोड़ा जिससे हमने रिश्ता तोड़ा, तो हम आपसे भी रिश्ता तोड़ते हैं। समझे बात को? यार जिसको हमने ब्लैक लिस्ट कर दिया तो मुझसे क्यों सब्सटेंशियल मतलब खरीदारी कर रहे हो, उस तक है। उसके बाद नॉन फाइलिंग ऑफ सेल्स टैक्स रिटर्न ऑन रिकमेंडेशन ऑफ कमिश्नर ऑफ एनी अदर। भाई ये तो मेरे पास है, तुम्हारे पास आ गया, जरा इसकी फाइल तो खोलो। ये ट्रांसफर करवा दी इसने, या दूसरे केस में ऑन रिकमेंडिंग मतलब क्या हुआ कि मैं किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहा हूं जो ब्लैक लिस्टेड है या सस्पेंडेड है, तो जो सस्पेंड पर्सन है उसकी जुडिशरी में जो कमिश्नर है वो इत्तला दे किसको? मेरी जुडिशरी वाले कमिश्नर को कि भाई इसको भी क्या करो? सस्पेंड करो। उसके बाद एनी अदर रीजन टू बी स्पेसिफाइड बाय द कमिश्नर, और कोई भी ऐसा वैलिड रीजन जिसकी बिना पर आपकी ये कहते हैं जनाब
रजिस्ट्रेशन को सस्पेंड किया जा सकता है। उसके बाद रिटन सस्पेंशन ऑर्डर शैल इंडिकेट द रीजन फॉर सस्पेंशन एंड शैल बी, देखो पहली बात सस्पेंशन सिस्टम में कर दी जाएगी विदाउट प्रायर नोटिस, लेकिन आपको सस्पेंशन ऑर्डर जारी किया जाएगा बाद में। तो रिटन सस्पेंशन ऑर्डर शैल इंडिकेट द रीजन फॉर सस्पेंशन एंड शैल बी, तो ऊपर जो ए से लेकर एफ तक जो वजूहात हैं उनमें से कोई वजह बयान की जाएगी कि आपको किस वजूहात की बिना पर सस्पेंड किया जा रहा है। शैल बी इंडोर्स टू द रजिस्टर्ड पर्सन एंड ऑल अदर कंसर्न डिपार्टमेंट्स, और जब आपको सस्पेंड किया जाएगा तो वो ऑर्डर आपको मिलेगा और तमाम डिपार्टमेंट्स को मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपकी डील किसी भी इलाके में हो सकती है। A registered person who does not file sales tax return for 6 consecutive months shall be suspended by the system without any notice। दो बातें इंपॉर्टेंट समझने वाली। अगर आप लगातार सुने यार, आप लगातार 2 महीने का, पहले 2 महीने वाली बात सुनिए, अगर आप लगातार 2 महीने का सेल टैक्स रिटर्न फाइल ना करें तो आप एटीएल से बाहर हो, और अगर आप तो इट मीन आप सस्पेंड नहीं हुए, अभी एटीएल से नाम हटाए बस। और अगर आप लगातार 6 महीने तक सेल टैक्स रिटर्न फाइल ना करें तो आप ऑटोमेटिकली क्या हो गया, सस्पेंड हो गए। Where the buyer and supplier of suspended person belong to another LTO or RTO and are also required to be suspended, कोई आपने उससे ताल्लुक जोड़ा जिससे हमने ताल्लुक तोड़ा, तो फिर जरा उनको भी क्या करो, सस्पेंड करो। And also required to be suspended, the commissioner shall intimate the chief commissioner explaining the complete facts of the case and the reason for suspension to initiate proceedings for suspension, blacklisting of the buyers or suppliers। तो फिर उन तमाम बायर्स और सप्लायर्स को जिससे ब्लैक लिस्टेड या सस्पेंडेड पर्सन की डीलिंग है उनको भी सस्पेंड या ब्लैक लिस्ट किया जाएगा। मुझे कितना पता पड़ेगा कि सामने वाला सस्पेंड है या ब्लैक लिस्ट? अच्छा, इसके लिए नोटिफाई किया जाएगा, मतलब नोटिफिकेशन होगा आपके क्या कहते हैं आरटीओ में। दूसरी बात ये कि अब जब उसकी इनवॉइस पे तुम इनपुट टैक्स क्लेम करने बैठोगे तो वो इनपुट टैक्स तुम्हारे इनपुट डेटा में अवेलेबल नहीं होगा, डिक्लेयर होने के बावजूद भी नहीं होगा, लेकिन वो सस्पेंडेड शो किया जाएगा तो हम क्लेम नहीं कर पाओगे। तो मतलब मल्टीपल वेज के हो सकते हैं। इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट और रिफंड शैल बी एडमिसिबल टू द एटीएल से बाहर हो, और अगर आप तो इट मीन आप सस्पेंड नहीं हुए, अभी एटीएल से नाम हटाए बस। और अगर आप लगातार 6 महीने तक सेल टैक्स रिटर्न फाइल ना करें तो आप ऑटोमेटिकली क्या हो गया, सस्पेंड हो गए। Where the buyer and supplier of suspended person belong to another LTO or RTO and are also required to be suspended, कोई आपने उससे ताल्लुक जोड़ा जिससे हमने ताल्लुक तोड़ा, तो फिर जरा उनको भी क्या करो, सस्पेंड करो। And also required to be suspended, the commissioner shall intimate the chief commissioner explaining the complete facts of the case and the reason for suspension to initiate proceedings for suspension, blacklisting of the buyers or suppliers। तो फिर उन तमाम बायर्स और सप्लायर्स को जिससे ब्लैक लिस्टेड या सस्पेंडेड पर्सन की डीलिंग है उनको भी सस्पेंड या ब्लैक लिस्ट किया जाएगा। मुझे कितना पता पड़ेगा कि सामने वाला सस्पेंड है या ब्लैक लिस्ट? अच्छा, इसके लिए नोटिफाई किया जाएगा, मतलब नोटिफिकेशन होगा आपके क्या कहते हैं आरटीओ में। दूसरी बात ये कि अब जब उसकी इनवॉइस पे तुम इनपुट टैक्स क्लेम करने बैठोगे तो वो इनपुट टैक्स तुम्हारे इनपुट डेटा में अवेलेबल नहीं होगा, डिक्लेयर होने के बावजूद भी नहीं होगा, लेकिन वो सस्पेंडेड शो किया जाएगा तो हम क्लेम नहीं कर पाओगे। तो मतलब मल्टीपल वेज के हो सकते हैं। इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट और रिफंड शैल बी एडमिसिबल टू द of suspended person belong to another LTO or RTO and are also required to be suspended, कोई आपने उससे ताल्लुक जोड़ा जिससे हमने ताल्लुक तोड़ा, तो फिर जरा उनको भी क्या करो, सस्पेंड करो। And also required to be suspended, the commissioner shall intimate the chief commissioner explaining the complete facts of the case and the reason for suspension to initiate proceedings for suspension, blacklisting of the buyers or suppliers। तो फिर उन तमाम बायर्स और सप्लायर्स को जिससे ब्लैक लिस्टेड या सस्पेंडेड पर्सन की डीलिंग है उनको भी सस्पेंड या ब्लैक लिस्ट किया जाएगा। मुझे कितना पता पड़ेगा कि सामने वाला सस्पेंड है या ब्लैक लिस्ट? अच्छा, इसके लिए नोटिफाई किया जाएगा, मतलब नोटिफिकेशन होगा आपके क्या कहते हैं आरटीओ में। दूसरी बात ये कि अब जब उसकी इनवॉइस पे तुम इनपुट टैक्स क्लेम
करने बैठोगे तो वो इनपुट टैक्स तुम्हारे इनपुट डेटा में अवेलेबल नहीं होगा, डिक्लेयर होने के बावजूद भी नहीं होगा, लेकिन वो सस्पेंडेड शो किया जाएगा, तो तुम क्लेम नहीं कर पाओगे। तो मतलब मल्टीपल वेज के हो सकते हैं। इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट और रिफंड शेल बी एडमिसिबल टू द नो इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट और रिफंड शेल बी एडमिसिबल टू द सस्पेंडेड पर्सन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सस्पेंशन। सस्पेंशन में अवेलेबल नहीं होगा, डिक्लेयर होने के बावजूद भी नहीं होगा, लेकिन वो सस्पेंडेड शो किया जाएगा, तो तुम क्लेम नहीं कर पाओगे। तो मतलब मल्टीपल वेज के हो सकते हैं। इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट और रिफंड शेल बी एडमिसिबल टू द नो इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट और रिफंड शेल बी एडमिसिबल टू द सस्पेंडेड पर्सन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सस्पेंशन। सस्पेंशन की मुद्दत में जितने भी इनपुट टैक्स है या रिफंड सारे रोक लिए जाएंगे, ना आपको इनपुट टैक्स क्लेम करने दिया जाएगा, ना आपकी इशू की भी इनवॉइसेस पर किसी और को इनपुट टैक्स क्लेम करने दिया जाएगा। तो समझ रहे हैं बात ये? भाई सस्पेंशन से पहले भाई फर्ज करें ना आप अगस्त के महीने में सस्पेंडेड नहीं थे, सितंबर में क्या हो गया, सस्पेंड हो गए। जवाब दो बेटा। तो अगस्त में आपने इनवॉइस इशू की, सेल टैक्स चार्ज किया, अगस्त में आपने गुड्स परचेज की, सेल टैक्स पे किया, लेकिन जैसे ही आपका रिटर्न फाइल करने का टाइम आ गया आप क्या हो गए, सस्पेंड हो गए। तो अब ना आप इनपुट टैक्स क्लेम कर सकते हैं, ना आपकी इशू की भी इनवॉइसेस पर आपके कस्टमर इनपुट टैक्स क्लेम कर सकते हैं। No input tax adjustment or refund shall be admissible to the suspended person during the period of suspension. Similarly, no input tax adjustment shall be allowed to the buyer on the basis of invoices issued by such suspended person, whether issued prior to or after such suspension during the period of suspension. चाहे वो invoices कब इशू हुई हो, सस्पेंशन से पहले ही इशू क्यों ना की गई, ये आपके सामने बेटा। और अगर सस्पेंशन के दौरान आपने किससे कुछ परचेज किए तो वो तो रजिस्टर्ड था ना, तो उसने तो आपको बेचते वक्त क्या किया, सेल्स टैक्स चार्ज किया। तो सस्पेंशन के वक्त भी जो आपने कुछ परचेज किया उसका भी आप इनपुट क्लेम नहीं कर सकते। द कमिश्नर shall within 7 days of issuance of suspension order issue a show cause notice to afford an opportunity of hearing within 15 days of the issuance of such notice, clearly indicating that he will be blacklisted in case there is no response to the notice or has not provided the required record. तो आपको एक नोटिस मिलेगा शो कॉज का, अगर आपने उसका जवाब नहीं दिया तो आपको ब्लैक सस्पेंडेड से क्या माना जाएगा, ब्लैक लिस्टेड। और सी हैज नॉट अलाउड एक्सेस टू हिज बिजनेस रिकॉर्ड और प्रेमिसेस। और नंबर डी एनी अदर रीजन स्पेसिफाइड बाय द कमिश्नर। 7 पॉइंट के आपके पास, इन केस शो कॉज नोटिस इज नॉट इशूड विद इन 7 days ऑफ सस्पेंशन ऑर्डर, द सेड ऑर्डर शैल बिकम। और अगर कमिश्नर आपको यानी शो कॉज नोटिस देने में क्या रहा, नाकाम रहा, तो सस्पेंशन ऑर्डर क्या होगा भाई। देखिए 3 चीजें, सस्पेंड करो सिस्टम में विदाउट प्रायर नोटिस, 1 पॉइंट। दूसरा पॉइंट, फिर सस्पेंशन ऑर्डर जारी करो कि तुम्हें इन रीजंस की बिना पर सस्पेंड किया जाता है। फिर सस्पेंशन ऑर्डर जारी करने के 7 दिन के अंदर अंदर शो कॉज कि बताओ तुमने ये क्यों किया, बताओ तुमने रिकॉर्ड क्यों नहीं दिया, ये रिकॉर्ड प्रोवाइड करो या इसका जवाब दो। तो अगर आप उसका जवाब ना दे, किसका, शो कॉज, तो तब आप ब्लैक लिस्ट हो गए। जो मांगा है वो रिकॉर्ड प्रोवाइड ना करें तब ब्लैक लिस्ट हो गए, एक्सेस प्रोवाइड ना करें तब ब्लैक लिस्ट हो गए। लेकिन इससे पहले की एक बात है, अगर सस्पेंशन ऑर्डर जारी करने के बाद 7 दिन के अंदर अंदर कमिश्नर अगर आपको शो कॉज नोटिस ना दे तो कमिश्नर का सस्पेंशन ऑर्डर रिवर्स है, वॉइड है, इनिशियो है, और आप दोबारा रजिस्टर्ड पर्सन के तौर पे काम कर सकते हैं। और अब आप क्या करें, मतलब मिसाल के तौर पे रिटर्न मंथ के स्टार्ट पर इस तरह समझिएगा बात कि अभी चल रहा है जनाब, फॉर एग्जांपल अगस्त का रिटर्न फाइल हो रहा है कब, सितंबर में। 1 सितंबर को आपको क्या मिला, सस्पेंशन ऑर्डर मिल गया, और 7 सितंबर तक जगा दो भाई कौन, 1 सितंबर को आपको क्या मिला, सस्पेंशन ऑर्डर मिला। अगर 7 सितंबर तक आपको शो कॉज नोटिस नहीं मिलता तो अब बेटा आप रिटर्न फाइल करते वक्त आउटपुट टैक्स भी क्लेम चार्ज करें
मतलब इनपुट टैक्स भी क्या करें, मतलब आउटपुट तो आपका होगा ऑब्वियसली, इनपुट टैक्स अपना क्या करें क्लेम करें, और आपके जो जितने भी सप्लायर्स और बायर्स हैं वो भी क्या करेंगे उसको एडजस्ट करेंगे। तो एग्जाम में अगर इस तरह कोई पॉइंट लेकर आता है आपको कैलकुलेशन परेशान करने के लिए, तो फिर आप उसको कंसीडर करें और आप बोलेंगे भाई भले 7 दिन में अगर वो शो कॉज नॉट इशू ना करे तो आपकी तो रजिस्ट्रेशन क्या हो गई, बहाल हो गई, क्योंकि उसका जो सस्पेंशन ऑर्डर है वो वॉइड है इनिशियो है, तो आपका हक बनता है कि आप क्या करें इनपुट टैक्स क्लेम करें। उसके बाद जनाब, इन केस ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द सस्पेंडेड पर्सन एट द गिवन एड्रेस अ नोटिस मे बी एफिक्स्ड ऑन द मेन नोटिस बोर्ड ऑफ द LTU और RTU। आपने बोला यार सस्पेंशन ऑर्डर लेकर तो आओ, मैं रिसीव ही नहीं करूंगा। आपने बोला एक काम करो, जब शो कॉज नोटिस आएगा ना तो हम रिसीव ही नहीं करेंगे, घुमाते रहेंगे 7 दिन गुजर जाएंगे, 7 दिन के बाद भले आया कोई टेंशन नहीं। उन्होंने बोला कानून से खेलोगे तुम। तो अब उसने बोला कि अगर तुम शो कॉज नोटिस या सस्पेंशन ऑर्डर रिसीव नहीं करोगे तो फिर वो शो कॉज नोटिस और सस्पेंशन ऑर्डर तुम्हारे RTO के नोटिस बोर्ड पर लगा दिया जाएगा, और वो नोटिस बोर्ड पर लगने का मतलब है कि वो तुम्हें कम्युनिकेट हो गया। ये मेरे ख्याल से ये यकीन करो ये बताता होता फिल्मों में निकल जाता मेरे, अच्छा है ना, मुझे ऐसा फील होता है। निकल के आ गया वापस आया फिर नहीं फर्दर टैक्स चार्ज अभी उसकी पेंडिंग है, क्योंकि वो रजिस्टर्ड तो है ना, उसकी रजिस्ट्रेशन सस्पेंडेड हुई हुई। उसके बाद जनाब, ऑन रिसिट ऑफ द रिप्लाई टू द नोटिस इफ द कमिश्नर सेटिस्फाइड ही में ऑर्डर फॉर रिवोकिंग सस्पेंशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन। या फिर क्या होगा, अगर आप प्रॉपर रिप्लाई देते हैं जो वो डिमांड करता है वो सब देते हैं और प्रूव होता है कि आपने टैक्स फ्रॉड कमिट नहीं किया, तो आपकी सस्पेंशन कमिश्नर खुद रिवोक कर देगा, मतलब आपका स्टेटमेंट बहाल कर दिया जाएगा। लेकिन अगर साबित हुआ क्या ऑफेंस, जुर्म अगर क्या हुआ साबित हुआ, तो जुर्म साबित होने पर आपको सस्पेंडेड से एक नए दर्जे पर ब्लैक लिस्ट कर देता है। तो नीचे पढ़ लें क्या लिखा हुआ है, ब्लैक लिस्टिंग कहानी जारी हो सारी। इन केस द ऑफेंस इज कंफर्म, हाँ भाई, तो 9 पॉइंट इफ ऑफेंस इज नॉट कंफर्म, 10 पॉइंट इफ ऑफेंस इज कंफर्म। तो इफ ऑफेंस इज कंफर्म द कमिश्नर शैल इशू एन अपीलेबल ऑर्डर, यानी अपीलेबल मतलब तुम्हें ब्लैक लिस्ट तो किया जा रहा है लेकिन तुम इस ब्लैक लिस्ट के खिलाफ कोर्ट में जाओ, अप्लाई करो, अपील करो। In case the offence is confirmed, the commissioner shall issue an appealable order for blacklisting and shall proceed to take legal and penal action. पाकिस्तान PPC क्या पाकिस्तान, हाँ ये लॉ पढ़ रहा है कि पाकिस्तान पिनल कोड। अब अंग्रेजी क्या करें, इनके हमारे घर की तो नहीं है, जिनके घर की है वो है, जिनके घर की वो ऐसे पढ़ते हैं। अब वो पैनल को पिनल पढ़ा तो पिनल पढ़ना पड़ेगा। हाँ कौन सा पैनल, वो जो पैनल लगता है, पैनल लगा हुआ है, जो भी है बेटा भाई ये पिनल है, ठीक है सही है ना। एक बड़ा आसान तरीका होता है, अगर ना आ रहा हूँ गूगल पे लिखो, डिक्शनरी जब आएगी ना उसके अंदर, जब गूगल पे लिखोगे तो डिक्शनरी आ जाएगी इसके अंदर, उसमें एक साउंड आएगा, साउंड के बटन में क्लिक करो, तुम्हें पढ़ के बताएगा कैसे पढ़ना है इसको। जो चीज़ पढ़ने में ना आ रही हो, समझ ना आ रही हो, तो आप गूगल पे लिख दो, लिखोगे तो उसका मीनिंग भी आएगा और साउंड भी आएगा। तो साउंड के बटन में क्लिक करो, पढ़ के बताएगा तुम्हें, और उसमें ऑप्शन भी होगा कौन से लहजे में पढ़ना है। अंकल सैम को सुनना चाहते हो यार? हाँ अंकल सैम समझते हो? नहीं, अंकल सैम किसको बोलते हैं? अंकल सैम, वाह वाह वाह। अमेरिकन्स को प्यार से अंकल सैम बोलते, मतलब अमेरिकन नेशनल्स को। अच्छा अच्छा,
कोई अमेरिकन हो तुम बोल के देखना अंकल सैम, बोला 10 साल का लड़का ही क्यों ना? उसको पता होना चाहिए वैसे। तो फिर तो यार, फिर तो शेख रशीद को भी अंकल नहीं बोल सकते। शादी में नहीं बोला था या फिर करता था। ये असल में ये रहता ही तुम किसी और दुनिया में यार। हालांकि तुम बोली नहीं था उसे। अच्छा तो तुमने अपनी कहानी से खुद बताई? नहीं फराज। अच्छा फराज भाई ये काम नहीं करते हैं। यार बच्चे के लिए तुम अंकल ही हो ना यार। 2 साल का फर्क है बच्चे को मेरे ये तुम्हारा अंदाजा है या तुम्हें बच्चे की एज वाकई पता है? बेटा यार पीनल एक्शन ने बनवा दिया है बिला वजह तुम जाग गए। तो द ऑर्डर ऑफ ब्लैक लिस्टिंग शैल कंटेन रीजंस फॉर ब्लैक लिस्टिंग, time period for which any refund or input tax shall be inadmissible claim by the blacklisted person or by his buyers। तो इस blacklist होने की बिना पर माजी में क्लेम किया हुआ कोई इनपुट टैक्स भी रिवर्स करके डिसअलाउ किया जा सकता है जो ऑलरेडी आप क्लेम कर चुके होंगे। और इस बायर्स ऑन द बेसिस ऑफ इनवॉइस इशू बाय हिम, और आपके किसी बायर का भी जो अगर आपने सेल टैक्स चार्ज किया है जो आपके बायर ने क्लेम किया था उस वक्त जिस वक्त आप सस्पेंड भी नहीं थे और ब्लैक लिस्ट नहीं थे, तो एक मुद्दत डिफाइन हो सकती है कि कितनी मुद्दत तक का आपका इनपुट टैक्स और आपके कस्टमर्स का इनपुट टैक्स रिवर्स किया जाएगा। ये मुद्दत डिफाइन हो सकती है। एनी रिकवरी टू बी पेड और पेनल्टी टू बी इम्पोज, और फर्दर आपसे कितनी रिकवरी करनी है और कितनी आपने पेनल्टी इम्पोज करनी है। द ऑर्डर ऑफ ब्लैक लिस्टिंग शैल बी इशूड विद इन 90 days of the issuance of the notice of hearing. In case the order of blacklisting is not issued within 90 days, the suspension of registered person shall become voidable issue। यानी अगर 90 दिन में आपको ब्लैक लिस्ट ना किया जाए हियरिंग के बाद, तो फिर आपका जो सस्पेंशन था, अब ब्लैक लिस्ट तो हुआ ही नहीं ना, तो सस्पेंशन रिवर्स हो गया, मतलब आप नॉर्मल बन गए, दोबारा पर्सन रजिस्टर्ड पर्सन बन गए। उसके बाद कॉपीज ऑफ द ऑर्डर, हाँ बेटा क्या हुआ, कौन सा? हाँ भाई देखो ना, आपका केस चल मतलब यानी कि जो आपको ऊपर बोला जा रहा है कि आप क्या करो, देखो पहले क्या था, ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन था, उसके बाद शो कॉज नोटिस था। शो कॉज नोटिस में क्या होगा, हियरिंग होगी ना, तो शो कॉज नोटिस में बातचीत हुई आपकी, तो उस बातचीत होने के 90 दिन के अंदर आपका सस्पेंशन ऑर्डर जारी होगा, या सॉरी आपका ब्लैक लिस्ट ऑर्डर जारी होगा। तो अगर वो ब्लैक लिस्ट ऑर्डर 90 दिन में जारी ना हो, ब्लैक लिस्ट से बाहर नहीं हुए ना, देखो अभी क्या हो, सस्पेंडेड हो, और अगर 90 दिन में ब्लैक लिस्ट ऑर्डर जारी होता तो ब्लैक लिस्ट हो गए ना, तो अभी ऑर्डर जारी तो नहीं हुआ, अभी क्या हो, सस्पेंडेड हो। तो अगर 90 दिन में ब्लैक लिस्ट ऑर्डर जारी तो दोबारा क्या हो गया, रजिस्टर्ड हो गए ना। कॉपीज ऑफ द ऑर्डर shall be endorsed to the registered person and all concerned departments. Copies of the order shall also be circulated along with computer system general list of invoices issued by the blacklisted person to all officers of Inland Revenue to enable them to disallow the input tax claim on the basis of invoices issued by the said blacklisted। तो मतलब वो invoices जो इसने इशू किए होंगे जिस पर हो सकता है इसके कस्टमर इनपुट टैक्स क्लेम भी कर चुके हों, वो उन इनवॉइसेस के नंबर्स, उन इनवॉइसेस को मेंशन करके उसकी एक लिस्ट बनाकर तमाम कमिश्नर्स को जारी की जाएगी कि भाई जो लोग इस इनवॉइस पे क्लेम कर चुके हैं इनपुट टैक्स, तो उनका इनपुट टैक्स रिवर्स किया जाए, और जो अब तक क्लेम नहीं कर सके उनको क्लेम करने ना दिया जाए। उसके बाद जनाब रिकॉर्ड कीपिंग एंड रिटर्न फाइलिंग रिक्वायरमेंट्स। तो अब आप रिकॉर्ड्स कौन कौन से रखेंगे अपने पास, जवाब दें बेटा। रिकॉर्ड कीपिंग एंड रिटर्न फाइलिंग रिक्वायरमेंट, बस ज़्यादा देर नहीं है, क्लास की टाइमिंग क्या थी, 12:30 थी, टेंशन तो नहीं है, टाइम हो रहा है 12:05 यार, सिर्फ 25 मिनट है, और ये तो कुछ है ही नहीं, जस्ट 1 और 2 एंड
अरे भाई ये एक और दो, खत्म। नो बेटा नो, खत्म करो यार, खत्म करो आराम से। तुम 10 दफा पढ़ो उसको। ये रिकॉर्डिंग हो गई, सबको रिकॉर्डिंग बांट दो, ठीक है ना। भाई मैं तो भाई बात यही ना यार, जितने एहतमाम से आज तुम बैठे हुए, यकीन करो तुम पिछले दिनों में बैठे होते एहतमाम से, इसी एहतमाम से, तो ये तो पता नहीं कब का खत्म हो गया। भाई देखो ना, एक वायरस जो होता है ना एक जगह से निकलता है, बता रहा हूँ मैं। एक बंदा, एक मछली है ना, क्या करती है हैं, जब भी तो 12 नंबर दोबारा रिपीट करने का बोला है ना। सीधी बात है बेटा, एक काम करना, सीधी बातों को बगैर उसके पढ़ के देखना है एकदम, बगैर एग्जाम्पल्स के, तो कितनी सीधी बात है तुम्हें आइडिया हो जाएगा बेटा, ठीक है जी। रिकॉर्ड कीपिंग एंड रिटर्न फाइलिंग। रिकॉर्ड्स, हाँ भाई, बतौर सेल्स टैक्स रजिस्टर्ड पर्सन, आप जैसे इनकम टैक्स में तो रिकॉर्ड होंगे आपके पास, लेकिन मजीद सेल्स टैक्स रिक्वायरमेंट के हिसाब से रिकॉर्ड्स क्या होने चाहिए। A registered person making taxable supplies shall maintain and keep certain records or documents at his registered office, including the following. A registered person के पास क्या क्या रिकॉर्ड्स और क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए, जिसमें ये चीज़ें शामिल हैं। Records of purchase, imports and supplies made indicating description, quantity, value of goods, name, address, NTN of the buyer, supplier and the amount of sales tax charged or paid. Simple. Records of zero-rate supplies or and exempt supplies. Invoices, credit debit notes, bank statement, banking instruments, मतलब checks, आवाज नहीं है बेटा, मतलब ट्रेवलर्स चेक्स, TCs, मतलब बैंक ड्राफ्ट, ये बैंक इंस्ट्रूमेंट्स है ना सारे के सारे यार। इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स, यूटिलिटी बिल्स, सैलरी एंड लेबर बिल्स, एग्रीमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ रेंट। अगर फैक्ट्री की जगह रेंट पर है तो जगह किसी और की है, तो फैक्ट्री बदलने के चांसेस हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, हो सकते हैं, तो दिखाना पड़ेगा रेंट एग्रीमेंट है। सेल एंड परचेज। गेट पासेस, किसी भी फैक्ट्री के अंदर कोई सामान ऐसे इन आउट नहीं होता बेटा, एक उसकी रिक्वायरमेंट थी, लीगल गेट पास बनता है, तब सामान इन होता है, आउट होता है। खासतौर पे सामान ऐसे, तो अगर फैक्ट्री का सामान ऐसे कोई भी ले जाना चाहे ले जाए, तो फिर तो फैक्ट्री वैसे खाली हो जाएगी। तो गेट पासेस, तो गेट पास के जरिए रिकंसाइल किया जाएगा, हाँ कितनी इन्वेंट्री गई, कितनी इन्वेंट्री आई, तो गेट पास का रिकॉर्ड होगा, इन्वेंट्री रिकॉर्ड अलग से होगा, आपकी बुक्स अलग से होंगी। इतनी चीज़ें एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही होंगी, इससे आपका जो भी जो डिफरेंसेस होंगे वो देखे जाएंगे कि भाई हाँ कि जितनी इन्वेंट्री आई है उतने गेट पासेस हैं या नहीं है। तो गेट पासेस इनवर्ड और आउटवर्ड एंड ट्रांसपोर्ट रिसिट्स। भाई ट्रांसपोर्टर कौन सा इन्वॉल्व था आपके पास, मतलब कौन सा ट्रांसपोर्टर सामान लेकर आ रहा है आपका सारा का सारा। डबल एंट्री सेल्स अकाउंट बना के दिखाया मैंने आपको, डबल एंट्री सेल्स अकाउंट, परचेज और सेल के वो डबल एंट्री क्या बनती है ये बना के दिखाई आपको मैंने। अच्छा, बिजनेस बैंक अकाउंट शुड बी डिक्लेयर्ड सच अदर रिकॉर्ड्स एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द बोर्ड, और उसके अलावा जो रिकॉर्ड वो चाहे आपसे मजीद मांग सकता है। उसके बाद जनाब, द रिकॉर्ड शेल बी रिटेन फॉर 6 years। वही वो रिक्वायरमेंट जो इनकम टैक्स वाली है वो यहाँ अप्लाई होती है। देखो एक बात तो तय कर लो, जो सेल्स टैक्स के लिए रजिस्टर्ड होगा वो इनकम टैक्स के लिए लाजमी रजिस्टर्ड होगा। अगर एक शख्स इनकम टैक्स रजिस्टर्ड नहीं है उसको सेल्स टैक्स मिल नहीं सकती, ये अंडरस्टूड बात है। उसके बाद रिटर्न फाइलिंग, हाँ ये है, रजिस्ट्रेशन दोनों के अलग अलग है, लेकिन जो सेल टैक्स पर्पस के रजिस्टर्ड पर्सन है वो इनकम टैक्स के लिए लाजमी है। रिटर्न फाइलिंग रिक्वायरमेंट्स, हाँ भाई क्या करना है, जो बता चुका हूँ मैं कहानी सारी की सारी, दोबारा उसको पढ़ लो आप यहाँ पर। एवरी रजिस्टर्ड पर्सन रिक्वायर्ड टू फाइल मंथली रिटर्न इलेक्ट्रॉनिकली थ्रू FBR ई पोर्टल बाय द प्रिस्क्राइब्ड डेट ऑफ फाइलिंग। हर रिटर्न फाइल होगा हर महीने, जिस महीने का रिटर्न है वो महीना ख़त्म होने के बाद, जिसकी जनरल ड्यू डेट 15 तारीख है, लेकिन 15 तारीख तक आप टैक्स जमा करवा दें, 18 तक रिटर्न फाइल कर सकते हैं। लेकिन रिटर्न फाइल के जो हैं मरहले हैं। आउटपुट टैक्स डिक्लेयर करने की डेट जो थी वो 10 तारीख थी, बताया था मैंने आपको, और पेमेंट करने की डेट जो है 15 तारीख तक है, और अपना इनपुट टैक्स आप 18 तक क्लेम कर सकते हैं, रिटर्न फाइलिंग आप कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन कम से कम आपको 10 तारीख को आउटपुट टैक्स डिक्लेयर कर देना है, ताकि वो आपके कस्टमर्स के इनपुट टैक्स डेटा में क्या हो जाए, अवेलेबल हो जाए। ये सारी बातें यहाँ मेंशन है, मैं आपको वैसे इसका तस्करा कर चुका हूँ पीछे।
तो every registered person required to file monthly return electronically through FBR e-portal by the prescribed date of filing of return. A general due date of filing of return is 15th of the next month. However, in case where due date is 15th of a month, the tax due shall be deposited by 15th and the return shall be submitted electronically by the 18th of the same month. तो आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं 18 तक, लेकिन 15 तक कम से कम आपको जो चालान है टैक्स का जो आपकी तरफ से जाना है किसको, FBR को, वो गवर्नमेंट ट्रेजरी में पहुंच जाना चाहिए, मतलब 15 तक डिपॉजिट हो जाना चाहिए। तो आप अपना इनपुट टैक्स फिर 18 तक क्लेम कर सकते हैं। आप रिटर्न फाइलिंग का प्रोसेस, तो मतलब क्या हुआ, 3 हिस्सों में तोड़ दें। आउटपुट टैक्स डिक्लेयर कर दें 10 तारीख को, 15 को इनपुट और आउटपुट का डिफरेंस जो बनता है वो FBR को पे करवा दें, 18 को इनपुट टैक्स अपना क्लेम करके क्या कर लें, एडजस्टमेंट कर लें, रिटर्न सबमिट करें। ये जरूरी नहीं 18 को करें, हम इससे पहले भी कर सकते हैं, ये मैक्सिमम मुद्दत समझा रहा हूँ। Tax shall be deposited in National Bank on the prescribed payment चालान through electronic payment system device for this purpose। वहाँ पर एक सिस्टम लगा हुआ है जिससे क्या होता है, ये FBR के चालान इशू होते हैं, और ये चालान इनकम टैक्स वाले केस में तो आप अपने पास से भी क्या करते हैं, प्रिंट कर सकते हैं डाउनलोड करके, वो आपको देते हैं, या सीधा आप चले जाएं नेशनल बैंक में, इसकी बनती है PSID। तो जैसे आप अपनी PSID जो बनाई होगी, जनरेट हुई होगी, वो आप इंटर करेंगे और चालान खुद ब खुद जनरेट हो जाएगा, वो प्रिंट होकर निकल आएगा बाहर। तो ये पूरा प्रोसीजर है। तो इसका लिखा हुआ क्या है जनाब, द टैक्स शैल बी डिपॉजिटेड इन नेशनल बैंक ऑन प्रिस्क्राइब पेमेंट चालान और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम डिवाइस फॉर दिस पर्पस। द डेट ऑफ पेमेंट इन केस ऑफ पेमेंट थ्रू कैश और चेक शैल बी ट्रीटेड एज द डेट ऑन विच द पेमेंट इज रिसीव्ड बाय द बैंक। अगर आप पेमेंट करते हैं बेटा कैश के थ्रू तो कैश डिपॉजिट किया, वही डेट ऑफ पेमेंट हो गई। लेकिन अगर तुम चेक इशू करते हो तो चेक तो क्या होगा क्लियर होने में, तो फिर जिस डेट पे चेक क्या होगा, क्लियर होगा, बैंक को आपके अकाउंट से पैसे मिलेंगे, आवाज नहीं आ रही बेटा, तो वो पेमेंट मानी जाएगी डेट की। तो फिर अगर आप चेक जमा करवा रहे हैं तो बराए मेहरबानी 1-2 दिन का रखें, फर्क रखें। अगर आप 15 तारीख को चेक जमा करवा रहे हैं तो फिर वो 15 तारीख की पेमेंट नहीं मानी जाएगी, तो फिर आपको 15 से पहले चेक डिपॉजिट करना चाहिए ताकि वो 15 तक क्लियर होकर पैसे पहुंच जाएंगे इसको FBR में। उसके बाद जनाब, इन केस ऑफ पेमेंट थ्रू पे ऑर्डर और बैंक ड्राफ्ट, ये सारे बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो पीछे पढ़ के आया आप। इन केस ऑफ पेमेंट थ्रू आप पे ऑर्डर बनवा सकते हैं बैंक से, बैंक ड्राफ्ट बनवा सकते हैं, डेट ऑन विच द पे ऑर्डर और बैंक ड्राफ्ट इज टेंडर्ड एट द बैंक काउंटर। यानी अगर आप पे ऑर्डर के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं, बैंक ड्राफ्ट के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं, तो फिर उसकी डेट ऑफ पेमेंट वही मानी जाएगी जिस डेट पर आप वो पे ऑर्डर बैंक को देंगे। यानी उसका क्लियर होने का टाइम काउंट नहीं हो रहा। टेंडर का मतलब रखना, टेंडर जैसे नोट टेंडर किया, नोट सामने रख दिया, इस तरह वो आपने टेंडर कर दिया काउंटर पर, तो वो काउंटर पर टेंडर करना ही क्या है, पेमेंट माना जाएगा, क्योंकि इसमें डिफॉल्ट रेट बहुत कम होता है। चेक बाउंस होने का डिफॉल्ट रेट ज़्यादा है, इन चीज़ों का डिफॉल्ट रेट बहुत कम होता है। उसके बाद जनाब, इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग ऑफ सेल्स टैक्स। अब तरतीब क्या होगी, कैसे फाइल किया जाए, प्रोसीजर क्या है, तो इसमें एक है एनेक्स्चर C, क्या है बेटा, हाँ, और एक है एनेक्स्चर A। एनेक्स्चर C इज फॉर आउटपुट टैक्स। एनेक्स्चर का मतलब क्या है, आप एक्सेल में टैब होते हैं ना आपके पास, टैब 1, टैब 2, टैब 3, पेज एक तरह से, इस तरह FBR के रिटर्न फाइल में भी टैब बने हुए हैं। तो एक टैब का नाम क्या है, एनेक्स्चर C है, एक टैब का नाम क्या है, एनेक्स्चर A है, एक टैब का नाम है एनेक्स्चर 1। तो एनेक्स्चर C इज फॉर आउटपुट टैक्स, एनेक्स्चर A इज फॉर इनपुट टैक्स एंड एनेक्स्चर 1 इज फॉर डेबिट एंड क्रेडिट। तो एनेक्स्चर C में क्या डिक्लेयर करना है, आउटपुट टैक्स। कौन सी तारीख को, 10 तारीख को। एनेक्स्चर 1 में क्या 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 इंटर करना है, डेबिट और क्रेडिट नोट 10 तारीख को। और एनेक्स्चर A में क्या क्लेम करना है, इनपुट टैक्स, जो 15 से 18 तारीख के दरमियान क्लेम किया सकता। A registered person shall enter data electronically of his supplies in Annexure C, that is what, output tax, and data of debit or credit notes in Annexure 1 by the 10th day of the month next following the
टैक्स पीरियड, मतलब अगर आप जनवरी का रिटर्न फाइल करें तो फरवरी 10 को, फरवरी का फाइल करें तो मार्च 10 को, मार्च का फाइल करें तो अप्रैल 10 को। क्लियर है बात, ये वाली तो पहले हो चुकी है हमारी। दिस डेटा शैल बी इमीडिएटली अवेलेबल टू द अदर पार्टीज इन देयर परचेज डेटा एंड डेबिट और क्रेडिट नोट डेटा टू इनेबल देम टू क्लेम इनपुट टैक्स। और अगर ये आपने काम नहीं किया तो डिस्क्रिपेंसी अराइज होगी, लेकिन फिर भी उसको प्रोविजनली एडजस्टमेंट मिल जानी है क्योंकि उसके पास एविडेंस मौजूद है परचेज इनवॉइस के तौर पर या डेबिट या क्रेडिट नोट के तौर पर। डेटा रिलेटिंग टू परचेजेस मेड फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन और फ्रॉम सच रजिस्टर्ड पर्सन एज अलाउड बाय द एफबीआर इन रिस्पेक्ट शैल बी एंटर्ड मैनुअली इन एनेक्स्चर ए। तो जब आपने गुड्स परचेज किए किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन से या किसी ऐसे रजिस्टर्ड पर्सन से जिसका डेटा आपके पास अवेलेबल नहीं हुआ, तो उसकी एंट्री आपको मैनुअल करनी पड़ेगी और उस मैनुअल एंट्री के तौर पे आपके पास इनवॉइस होना क्या है, जरूरी है। If a registered person's claim reduces his sales tax liability such as input tax on his purchases or credit note issued by him in respect of sales return or increase in purchase value on account of any mistake or otherwise in purchase invoice earlier received, and a discrepancy was found by the automated system, the FBR, तो 12 नंबर लाइन बन जाएगी बेटा, बस काफी है ना। आउटपुट टैक्स 10 तारीख को है ना, डेबिट क्रेडिट नोट 10 तारीख को, पेमेंट 15 तारीख को और फाइल लेटर रिटर्न कंप्लीट कर लो 18 तारीख को। इनफ ना, हो गया टॉपिक कंप्लीट, आगे बढ़े। बोल तो दो, हाँ मर्जी तो आपकी है बेटा, अब मैं क्या कर सकता हूँ। मैंने बोला आउटपुट टैक्स एनेक्स्टेड सी में 10 तारीख को, डेबिट क्रेडिट नोट 10 तारीख को, 15 तक पेमेंट और 18 को इनपुट टैक्स सबमिट करके क्लेम करके सबमिट, रिटर्न सबमिट, टैक्स सेल टैक्स रिटर्न फाइल हो गया। सही है ना, टॉपिक क्लोज हो गया ना, आगे बढ़ो। If a registered person's claim reduces his sales tax liability such as input tax on his purchases or credit note issued by him in respect of sales return or increase in purchase value on account of any mistake or otherwise purchase invoice earlier received and a discrepancy was found by the automated system। वही बात है कि आपने किसी इनवॉइस पे इनपुट टैक्स क्लेम किया लेकिन वो इनपुट टैक्स आपके इनपुट टैक्स परचेज डेटा में अवेलेबल नहीं था, यानी कि आपने मैनुअली इंटर किया, ये आपने क्रेडिट नोट इशू किया, आपके बायर ने कॉरस्पॉन्डिंग डेबिट नोट इशू नहीं किया। तो जब आप ये क्लेम करोगे तो आपके क्लेम करने पर सिस्टम क्या शो करेगा, डिस्क्रिपेंसी। अगर आपका सप्लायर या आपका बायर इनवॉइस या डेबिट नोट इशू कर देता, वो उसको 10 तारीख तक इंटर कर चुका होता, तो फिर आपके पास ये डिस्क्रिपेंसी नहीं आती। तो डिस्क्रिपेंसी का क्या इलाज है भाई? And a discrepancy was found by the automated system of the FBR, then the said adjustment would be allowed to registered person on provisional basis and he would be given an opportunity to contact and persuade the other party to resolve the discrepancy by declaring output tax। मैंने बोला ये तो वही वाली बात, पता नहीं चलेगा कहीं पर। मेरे ख्याल से यहाँ ये बैठा हुआ एनेक्स्चर सी बना रहे थे और यहाँ पे एनेक्स्चर 1 बना रहे थे और एनेक्स्चर ए बना रहे थे, है ना। If the discrepancy is resolved, then the objection raised by the automated system shall be stand settled and the registered person shall be informed accordingly। ठीक है जनाब, तो डिस्क्रिपेंसी अगर रिजॉल्व हो गई तो आपका जो क्लेम किया हुआ इनपुट टैक्स से वो क्लेम नहीं रहेगा, वो रिवर्स नहीं किया जाएगा। If the discrepancy is not resolved by the 10th day of the, जो मैंने आपको बातें बोली थी वो कहाँ से बोल दी, ये भी बातें लिखी हुई कि अगली 10 तारीख तक वो डिस्क्रिपेंसी रिजॉल्व हो जानी चाहिए। अगर आपको बातें याद है लिखी हुई यहाँ पे सीरीज मिल जाएंगी आपको बातें। If the discrepancy is not resolved by the 10th day of the next month, then adjustment earlier allowed on provisional basis shall be adjusted or recovered from the registered person। Certain special return filing dates as per table in Rule 18 सब रूल 9 ऑफ द सेल्स टैक्स रूल 6। तो कुछ लोगों के लिए डेट्स क्या है, मुख्तलिफ है, वो आप क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं।
उसके बाद क्या है बेटा, क्वांटिटेटिव डिटेल्स। पढ़ूं बेटा? अभी टाइम है, हिम्मत करेंगे तो अब एक पेज ही है, एक पेज की दूरी पर ये रहा बेटा, ये रहा देखो एक पेज। यहाँ से पढ़ूंगा, यहाँ आऊंगा, ये खत्म हो गया। दैट्स ऑल। चाह रहे हो तो पढ़ देता हूँ, नहीं तो मर दिया। अब मुझे अब फील हुआ जब ये गया ना कहीं, उन्होंने कहा अब ठीक है, अब ये तो क्या कहते हैं, हालात ख़राब होना शुरू। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है आज, मतलब यकीन करो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि इतनी देर तक ये क्लास चल पाई। हाँ, पूरी रात भी कहूँ तेरे के ग्रुप की खाक छानी होता, खाक छानना होता ना, तो ग्रुप की खाक छानी। यार मेरा एक दोस्त, अगर मैं उसको बोल दूं ना सारे पेपर मुझे मिल जाएंगे, लेकिन मैं बोलूंगा नहीं, बस नहीं। कौन क्या बोल रहा है? उसके लिए पहले दिमाग की गंदगी साफ करो बेटा। लिख के ला के अपने पास रख लो बेटा, उससे मैं थोड़ी कुछ करूँ। और तुम्हारी कॉपी के इन केस तुम्हें लगता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया था और तुम्हारे मार्क्स क्या है, कम आए, तो कल को तुम्हारी कॉपी तुम लेने जाओ, देखने जाओ वहां पर, तो मैं बताता हूँ तुम्हारी कॉपी का सीरियल नंबर क्या है। बेटा आप बताओ, मैं आगे पढ़ूं या नहीं? यहाँ तक पढ़, फिर क्या है, एक पेज तो है। नहीं वो देखो, मैंने अब तक ठहर के पढ़ा है, स्लो पढ़ा है, समझा है। अगर मैं पढ़ता टर्बो स्पीड तो लगाई नहीं बेटा। टर्बो स्पीड लगती है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में, ठीक है ना? अगर मैं निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वाली स्पीड लगाऊं, है ना, तो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वाली टर्बो स्पीड लगाऊं तो फिर मतलब पता जाएगा बेटा। नहीं, ये टर्बो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हर जगह टर्बो स्पीड पर आ जाता है। बच्चा माशाल्लाह कॉन्ट्रैक्ट पढ़ के इस काबिल हो चुका होता है कि अब वो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट खुद से समझे और पढ़े। असल निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो एक्ट है उसके 236 के करीब मेरे ख्याल से सेक्शन है, उससे भी ज़्यादा सेक्शन है, जो कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के नंबर ऑफ सेक्शन से भी क्या है, ज़्यादा। तो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो है वो सही मायनों में पढ़ाया जाना ये मुमकिन ही नहीं है। जो किताब मेरे पास निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की है, वो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दो सेक्शन में तोड़ती है। तो आई कैप ने निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का एक हिस्सा कवर किया, एक हिस्सा कवर नहीं किया। आधा निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट तो कवर होता ही नहीं है बेटा, आधा कवर होता है, और आधा जो कवर होता है वो भी आधे का आधा भी नहीं होता। बस निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट चंद बातें काम की हैं वो पढ़ लो। ऑल्ट्रेशन, मटेरियल, इमटेरियल, उसके बाद होल्डर और होल्डर इन ड्यू कोर्स क्या होता है, ठीक है जी। पता नहीं कौन सा इंस्ट्रूमेंट, कौन सा इंस्ट्रूमेंट, इंक्वेड, ये मुझे याद नहीं आ रहा है। अच्छा, और एस्क्रो काम की बात पूछी तो ये सब कुछ थे नहीं है, इससे टैक्स में नहीं है, अच्छी बात तुम्हारे पास नहीं आएगा, लेकिन ये सब कुछ एग्जिस्ट करता है बेटा। एस्क्रो तो बड़ा इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है बेटा। लुकमान भाई, एस्क्रो तो बिजनेस की दुनिया में बहुत चलता है। क्या निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट स्टार्ट कर, अब मैं नहीं कर रहा है। खत्म ऐसे नहीं करें बेटा, खत्म करें। अगर कोई भी इधर उधर निकला तो फिर मैं नहीं करूंगा बेटा, मैं खत्म नहीं करूंगा। हाँ फाइनल बता दे, रिकॉर्डिंग चल रही, तो रिकॉर्डिंग में बातें भी तो चलनी चाहिए ना, थोड़ा बनता है, इंटरटेन भी तो होना थोड़ा बहुत। कल छुट्टी नहीं होगी बेटा, तो क्या होगा, कल कोई छुट्टी नहीं होगी, कल छुट्टी नहीं है बेटा।
तो तुम इतनी टेंशन में क्यों हो यार फराज के बताओ। ये इसलिए परेशान है, अच्छा अरे यार iOS 15 तुम्हें समझ नहीं आया। एक मिनट, हाँ बताओ सर, क्लियर बताओ। हाँ, और उसमें एनालाइज करना कि कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। आगे अब क्या समझ, मतलब क्या है जो समझ ना आ रहा हो। वो तो करवाऊंगा, मना थोड़ी किया मैं। आगे बोलो। उसमें मुझे एक बात करनी जो है स्टिल बाकी है। उस दिन मैं ऊपर कुछ मेहमान आ गए तो मैं चला गया क्लास, तो वो जो बात है ना कौन सी वाली जो मैंने वो तो कर दिया था सॉल्व जाते जाते, लेकिन वो भी थोड़ी तफसील से करनी थी मैंने। लेकिन एक बात और थी उसमें है कॉन्ट्रैक्ट एसेट और कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी। ये एक टॉपिक है। कॉन्ट्रैक्ट एसेट जो है वो डेटर की रिप्लेसमेंट है, कि कब गुड्स बेचते वक्त डेटर डेबिट करने के बजाय कॉन्ट्रैक्ट एसेट डेबिट करना। ये गुफ्तगू हमारी इसमें बाकी है, और जाहिर सी बात है ये गुफ्तगू इस नौयत की है कि बंदा इसको अच्छी तरह याद रखे, ठीक है ना। तो उस पे हाँ ओके ठीक है। कोर्स कंप्लीशन का मैसेज डाउनलोड हो गया, सही बात है। लेकिन बात चीज़ें ऐसी होती है कि आपको कोर्स कंप्लीशन का मतलब ये तो नहीं बोलना आप घर चले गए बेटा, तो रिवीजन में करवाएंगे इसको। मतलब अगर मैं ये बोल दूं कि भाई मैंने सिंटेक्स पढ़ा दिया, अब ये तो क्या है, आप बेटा आप मसला ये ना, आप इधर बैठे हो ना, जरा आप बाहर निकल के देखो तो पता आपको पता ये जो क्या है, ये सारी बातें इस तरह एक एक करके पढ़ाई जाती हैं। सवाल ये ऑडिट ये तो आप पढ़ लो। अब सिंपल एक सवाल है यार, ये तो आसान बातें रीड कर लो। मसला है कि मैं कहीं कंपैरिजन करता नहीं हूँ, मसला है, लेकिन मुझे बाज़ दफ़ा मजबूरी हो जाती है कंपैरिजन करने में। ये आप क्या करो, ये रीड कर सकते हो। मैं बोलूँगा ये तुम रीड कर लोगे। जैसे चैप्टर नंबर 18, चैप्टर नंबर रेशो मत देखो ना बेटा, रेशो से बाहर निकल के देखो, बाहर की दुनिया को देखो। देखो बेटा एक सबसे बड़ा मसला है, देखो मैं बताऊँ, अच्छे समझना एक बात, एक जरा समझना।